तो आज की वीडियो में एनालाइज करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैचेस को। फिर बात करेंगे मैड्रिड्स ड्रॉ विद सेविया एंड बार्सा's विन ओवर एथलेटिक बिल्बाओ। एंड फाइनली बात करेंगे अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड्स विन ओवर शेफील्ड यूनाइटेड एंड मैनचेस्टर सिटीज विन ओवर ब्राइटन। सो लेट्स बिगिन। तो भाई जिन गेम्स का सबसे ज्यादा इंतजार था, बी इट क्रिकेट और फुटबॉल, क्योंकि फुटबॉल में भी फाइनली क्लब गेम्स वापस आए हैं और वर्ल्ड कप में इंडिया का अभी तक का बिगेस्ट गेम था इन आवर ओपिनियन, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अ बिगेस्ट टेस्ट। सबने वो मैचेस जीत लिए हैं, अच्छी तरीके से रिजल्ट लेके आए हैं, एक्सेप्ट रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स। तो काफी सेलिब्रेशन वाला मूड होगा आज, क्योंकि एक तो ब्रेक डाउन करने में आज बहुत मजा आएगा जिस तरीके से लोग जीते हैं, बिकॉज काफी सारे गेम्स काफी क्लोज भी गए थे। ऐसा नहीं था कि बहुत डोमिनेटिंग तरीके से जीतते हैं। ऑल्दो आई थिंक सारे मैचेस एंटरटेनिंग थे, लाइक कोई बोरिंग नहीं था। एग्जैक्टली। एक साउथ अफ्रीका को ही कह सकते हैं जिन लोगों ने पिटाई कर दी इंग्लैंड की, एंड उसी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने जो एक स्टेटमेंट विन दी है ना इस बार इंग्लैंड के अगेंस्ट, आई थिंक इट इज अ बिग मोमेंट इन दिस वर्ल्ड कप। व्हाई डू आई से दैट? इंग्लैंड अब मतलब आई नो कि मैं एकदम सीधे एंड पे जंप कर गया हूँ, पहले से थोड़ा एंटी क्लाइमेटिक हो जाएगा, बट डिस्कस करना बनता है ये। इसके बाद चलेंगे इंडिया न्यूजीलैंड पे। ऑफ कोर्स इंग्लैंड को अब सारे मैचेस जीतने हैं वर्ल्ड कप में भाई, और अभी 4 ही मैच खेलने हैं वो लोग। अभी 5 मैचेस और बचे हैं। दे हैव प्लेड लेस देन हाफ ऑफ देयर गेम्स इन द लीग स्टेज, और अभी दे आर येट टू फेस कंट्रीज लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। मतलब तुम कैसे बचोगे यार अब? Exactly. इट इज वेरी हार्ड नाउ, and maybe we're getting too ahead of ourselves, but at this point of time I think the likelihood of them not making it to the semi-finals is much higher. नहीं same I also think so, right? मतलब क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम कैसे लखनऊ में इंडिया को हरा दोगे। exactly, बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, unless इंडिया खुद ही कुछ वो they have a lethargic day on the field. Plus Australia is also back now. Australia is also very much back. तो मतलब लेट्स स्टार्ट विद द टॉस, बिकॉज टॉस में भी काफी कुछ डिस्कस करने के लिए था इस बार। पहली बात तो टॉस जीत के इंग्लैंड बॉलिंग करती है। वानखेड़े की पिच तुम्हें पता ही है कि एकदम हाई स्कोरिंग विकेट होती है। तो हाई स्कोरिंग डज दिस मीन, क्योंकि अल्टीमेटली साउथ अफ्रीका 399 का स्कोर करती है, तो डज दिस मीन कि हम लोग वानखेड़े पे इजीली 400 रन देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि साउथ अफ्रीका को 400 से ज्यादा बनाने चाहिए थे अल्टीमेटली। यार देखो, उसको भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा इनिंग्स का साउथ अफ्रीका की, तो हमें पता चलेगा कि क्या एक्चुअली में हम लोग हर बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400 की। नहीं तो हमें उसका आंसर मिल जाएगा वहां पे। बट 350 तो बन सकते हैं आराम से। आई थिंक दिस विकेट डिजर्व्स 350 फॉर श्योर। और यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि इट वॉज अ गुड टॉस टू लूज, जो कि मैं कुछ चीज़ों के लिए कहता हूँ ना हमेशा। कभी कभी ना आप टॉस हार जाओ वो बेटर होता है, क्योंकि बैटिंग करने के भी मेरिट्स है और बॉलिंग करने के भी मेरिट्स हैं। अब यहाँ पे इंग्लैंड ने क्या करा कि भाई बॉलिंग लेते हैं, ठीक है, समझ में आता है, बिकॉज अंडर द लाइट्स बॉल भी गीली होगी, ड्यू बहुत पड़ रही है हर जगह इस बार। इट मेक्स सेंस टू चेस। वानखेड़े पे वैसे भी हमने देखा है कि चेस कितने ज्यादा होते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं इंग्लैंड को कि तुमने टॉस जीत के बॉलिंग क्यों चूज करी, आई डोंट रियली अग्री विद देम। आई थिंक इन दैट मोमेंट इट वॉज एन ओके डिसीजन। मतलब मैं वही कहूँगा, बैटिंग भी करते हो तो भी कुछ बुरा नहीं होता। दोनों चीज़ों के मेरिट्स थे अपने। बट हाँ, उस धूप में अगर आप मतलब इंग्लैंड टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, अगर आप यूज टू नहीं हो इन कंडीशंस में खेलने के लिए, और अगर आपको लगता है कि आप धूप की वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो भाई मत करो ना फिर पहले बॉलिंग, फिर पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने तो छोड़ा ही नहीं बिल्कुल भी उस मामले में। राइट। तो क्या होता है भाई, सबसे बड़ी जो बात थी यहाँ पे टॉस से निकल के आती है, वो थी जो दोनों टीम के चेंजेस थे। तेम्बा बवुमा जो कैप्टन है वो ही बीमार पड़ जाता है। अब मुझे नहीं पता ये सही में बीमार था या क्या था, बिकॉज इफ यू जेन्युइनली लुक इनटू इट, तो तेम्बा बवुमा अकेला ही कैसा प्लेयर था जो कि थोड़ी लो स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है पूरे टॉप 5 टॉप 6 पे। सो मतलब मे बी आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ वंस अगेन। हाँ भाई, काफी सरप्राइजिंग होगा अगर कैप्टन कोई बेंच कर लेंगे। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसका रिकॉर्ड ही बहुत अच्छा रहा है इससे। आई एम जस्ट किडिंग अबाउट दैट, बट एनीवे इट टर्न्ड आउट प्रीटी गुड फॉर देम, बिकॉज अपना ऑनड्रिक्स करके एक है, हेंड्रिक्स कहेंगे, ऑनड्रिक्स कहेंगे, आई विल से ऑनड्रिक्स फॉर दिस पॉडकास्ट। तो ऑनड्रिक्स करके एक बंदा है अपना भाई, वो इतना अच्छा खेलता है, 85 रन बनाता है अल्टीमेटली, ओपनिंग करता है वो। इट पेड ऑफ रियली वेल, बिकॉज उसकी स्ट्राइक रेट भी 100 से ऊपर की थी। एंड मेन यहाँ पे टॉकिंग पॉइंट था इंग्लैंड के जो चेंजेस थे। आई थिंक दिस यहीं पे वो गेम हार गए इन माय ओपिनियन। ओके, इतने सारे चेंजेस थे, मॉन्यूमेंटल आई वुड से। भाई स्टोक्स आता है, पहली बात तो बिग न्यूज फॉर देम। एटकिंसन आता है, हु वाज अ प्रॉपर बॉलर, प्रॉपर पेस बॉलर जो होता है। डेविड विली आ जाता है अपना फाइनली वापस, और इन लोगों ने लिविंगस्टोन को हटा दिया, क्रिस वोक्स को हटा दिया, सैम करन को हटा दिया, मोइन अली भी नहीं था। इससे तुम पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, एक
जो सारे ऑलराउंडर्स हैं ना, जिसके पीछे इंग्लैंड का पूरा हुआ बना हुआ है पिछले 3-4 साल से, कि हमारे पास ऑन पेपर 11 प्लेयर है सबकी तरह, लेकिन उसमें से 9 बैटिंग ऑप्शन भी है और 8-9 बॉलिंग ऑप्शन भी है, बिकॉज हमारे पास इतने तगड़े तगड़े ऑलराउंडर हैं। राइट, वो फिलोसफी ने मतलब पूरा डस्टबिन में फेंक दी उठा के एकदम से। क्यों? दिस इज व्हाट हैज मेड यू एंड helped you get to the point that you are right now, the world champions of 2 formats. Why would you experiment with it just midway through the tournament when you have already lost 2 games out of 3 matches? मुझे समझ में नहीं आया कि बटलर क्या सोच रहा था इस मामले में यार. It did not make any sense to me, because इसी के चलते हुए हमने देखा कि 5-6 बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉलिंग लाइनअप्स थे, उसके अलावा कोई ऑप्शन थे नहीं बॉलिंग में, और बैटिंग में नंबर 7 के बाद बैटिंग खत्म. आई नो आदिल रशीद बैटिंग कर लेता तो मे बी तुम नंबर 8 भी कंसिडर कर सकते हो, बट उसके बाद कोई बैटिंग थी नहीं. मार्कवुड ने भी रन मार दी, यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर रन्स. इट्स लाइक सेइंग कि बुमराह ने वो जो 30-35 रन मार दिए थे एक टेस्ट के ओवर में, इट इज अ बोनस फॉर यू. इट वॉज अ मेजर शिफ्ट बिकॉज इंग्लैंड का पूरा हवा ही इस बात पे था कि आपके पास ऑलराउंडर वाली आप स्ट्रैटेजी लेके आ रहे हो, दिस इज द फ्यूचर ऑफ वाइड बॉल क्रिकेट, राइट, और तुमने एकदम से उसको डिसमिस कर दिया. इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग आती है, पहले के पावर प्ले में 59 रन बनते हैं और एक विकेट गिरता है जो कि डिकॉक का था, जो कि दूसरी बॉल पे आउट हो गया था. तो इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट बाय इंग्लैंड. ऐसा भी नहीं कि आपके पास कोई बहाना है as such. राइट. What do you think about that? Because basically where do you think they lost the momentum? आई थिंक ये चीज़ तो सही बोली है कि जो जिस स्ट्रैटेजी ने आपको इतना बड़ा बनाया है एज अ टीम, इतना फियर्ड ओपोनेंट बनाया हुआ है गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, आप वर्ल्ड कप के अंदर आके उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते. हम लोग बीसीसीआई को कितनी बार हम लोग क्रिटिसाइज कर चुके हैं इन द प्रीवियस वर्ल्ड कप्स की वर्ल्ड कप से जस्ट 1 महीने पहले आपने एकदम चीज़ बदल दी. जैसे हम लोग अभी 19 में विजय शंकर को ले आए थे, Right. आपने तो वर्ल्ड कप में आके चेंज कर दी. तो इस चीज़ को हम लोग अगेन दिस इज जस्ट अबाउट कि ये लोग इंग्लैंड है इसलिए शायद इस चीज़ को इतना ज़्यादा नोटिस में नहीं आ रही, ये चीज़ इतने ज़्यादा लोग पब्लिकली कॉल आउट नहीं कर रहे, इंडियंस भी कॉल आउट नहीं कर रहे क्योंकि इंग्लैंड है वो इस टाइम पे. बट आई थिंक दिस नीड्स अटेंशन भाई कि क्यों इन लोगों ने ऐसे अल्टीमेटली करा. एंड दैट ऑल्सो कि अगर आपने मेन बॉलर्स ले आए, या तो हम लोग इंडिया की तरफ परफॉर्म करते हैं आप लोग कि चलो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमने देखा बॉलर्स ने कितना अच्छा परफॉर्म करा, आपके तो बॉलर्स भी पिटी गए सारे, तो फिर क्या ही सेंस बना सारे बॉलर्स लाने का. आई थिंक कैप्टेंसी का भी बहुत फर्क है भाई, मतलब वो दिख गई क्लास. जब आपके पास कम बॉलिंग ऑप्शंस होते हैं ना, अभी हम लोग जब इंडिया की बात करेंगे तो मतलब मैं तो जेन्युइन शाउट आउट दूंगा यहाँ पे शामी को तो ऑफ कोर्स, बट रोहित शर्मा को भी. क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 5-6 बॉलिंग ऑप्शंस है, मतलब इंडिया के पास तो एट मैक्स हमेशा 6 ही होते हैं. हाँ. अगर 5 है आपके पास तो मतलब आपको हर किसी से 10 ओवर डलवाने हैं. हाँ. और फिर आप किसी का दिन अगर अच्छा नहीं जा रहा, जैसे कुलदीप यादव का इनिशियली नहीं जा रहा था, right. आप कैसे मैनेज करोगे उसको. बटलर में आई डोंट थिंक अभी वो चीज़ हमें देखने को मिली है. हो सकता है फॉर श्योर एज अ कैप्टन उसमें वो कैपेबिलिटी होगी, बट अभी डिस्प्ले में नहीं आई है वो चीज़. एंड काइंड ऑफ एक्सपोज हुआ है उस चीज़ को लेके व्हेन ही डिड नॉट हैव दोज बॉलिंग ऑप्शंस. आप फिर रूट से करवा लो, किसी से भी करा लो, दे आर नॉट योर फ्रंट लाइन बॉलर्स. राइट. तो अब डू यू रियली एक्सपेक्ट देम टू टेक दोज मेनी विकेट्स ऑन अ पिच लाइक वानखेड़े? यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल. और इसी के चलते हुए हम लोग देखते हैं कि 10th से लेके 40th ओवर के बीच के जो सेकंड पावर प्ले होता है एसेंशियली, जो 30 ओवर होते हैं बीच के, उसमें हर 10 ओवर के फेज में ये लोग 60 से 70 रन तो मार ही रहते हैं. 65 के आसपास, 64, 62, 67 ऐसे करके कुछ हमेशा रन मार रहे थे ये लोग. और इसी के चलते हुए ना 40th ओवर तक ऐसा लग रहा था कि द स्टेज इज नाउ सेट फॉर 350, कि 350 रन तो बन जाएंगे आराम से. अब उसके बाद चेज इंटरेस्टिंग हो जाएगी बिकॉज 350 चेज भी हो सकते हैं. राइट. ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. बट जो तुमने कहा था ना कि कैन वी एक्सपेक्ट 400 टू बी द नॉर्म ऑन दिस पिच, ये अब ये चीज एक्सप्लेन करेगी तुम्हें. लास्ट के 10 ओवर में 143 रन आए हैं. 143 रन मतलब 14.3 रन इन एवरी ओवर. राइट. एंड दिस इज नॉट इट. आखिरी के जो 5 ओवर है ना, उसमें 84 रन आए हैं. और उसमें से जो लास्ट ओवर था इनिंग्स का, उसमें सिर्फ 5 रन आए थे. ओके. क्योंकि उसमें आई थिंक वो क्लासन आउट हो गया था. कौन? हाँ, क्लासन आउट हो गया था शायद. तो सिर्फ 5, मतलब बीच के 4 ओवर में 79 रन आए हैं. ऑलमोस्ट 20 रन हर ओवर में. दिस इज नॉट नॉर्मल. ये पिच के ऊपर नहीं है. इसमें साउथ अफ्रीका की ब्रिलियंस है और इंग्लैंड की जो बेवकूफ़ी है. बिकॉज मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आखिरी के 10 ओवर में ऐसा लग रहा था कि ये लोग बॉलिंग करना ही भूल गए. मार्क वुड ले लो, तुम अपना डेविड विली ले लो, सबसे इकोनॉमिकल राशिद खान कह रहा हूँ मैं, आदिल रशीद था. हाँ. उसने 60-65 कुछ रन ही दिए थे, सिर्फ 6.1 6.5 के बीच की इकोनॉमी थी.
वो भी 6 से ऊपर के, लेकिन सबसे इकोनॉमिकल वही है. राइट. आई थिंक ही टुक अ कपल ऑफ विकेट्स एज वेल. बट द पॉइंट इज कि आपके जो पेसर्स है, जो आपकी स्ट्रेंथ रही है, बिकॉज आपने सैम करन, क्रिस वोक्स इन सबको क्यों निकाला था? बिकॉज यू वांटेड प्रॉपर पेसर्स जो कि बैटिंग पे फोकस नहीं करते, सिर्फ पेस बॉलिंग करते हैं. राइट. एटकिंसन को ले लो, अबे सब पिटे आखिरी के 10 ओवर में भाई, किसी को नहीं बख्शा गया. एंड ये पता है ऐसा होता है ना कि अच्छी बॉल पे छक्का मार दिया, चौका मार दिया, ये लोग फुल टॉस फेंक रहे हैं, ये लोग स्लॉट में बॉलिंग कर रहे हैं. तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें? मार्को यानसन जैसा बंदा जो कि इनिशियली थोड़ा कॉशियस होकर खेल रहा था, उसने भी 50 मार दी. ऑल्दो व्हाट कुड बी द रीजन, क्योंकि हम ये इस टाइप का इनएक्सपीरियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस इंग्लैंड साइड से. तो इफ़ यू आर सेइंग कि वो लोग ऐसे फुल टॉस टाइप बॉल डाल रहे थे जो कि शॉर्ट सिक्सेस होते हैं यहाँ पे, जैसा साउथ अफ्रीका का लाइनअप है उस पर तो डेफिनेटली होंगे. व्हाट कुड बी द रीजन कि ये लोग ऐसी टाइप की बॉलिंग भाई प्रेशर गॉट टू देम, और कोई रीजन नहीं है इसका, सिर्फ यही रीजन है. पहली बात तो अ ग्रेट शॉट आउट टू द वानखेड़े क्राउड. पहला वर्ल्ड कप का मैच था फुल हाउस, जबकि इंडिया का मैच भी नहीं था. क्या एम्बियंस था भाई, मजा आ गया देखकर. एंड सिंपली पुट, ये पूरा खेल प्रेशर का था. दे वर गोइंग विद अ स्ट्रैटेजी जो कि इन्होंने पिछले 2-3 साल में यूजुअली नहीं यूज करी है. कि मतलब हम लोग प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर्स खिला रहे हैं, विच मीन्स कि अब आपके पास जो बैट्समैन और बॉलर है उनको अपनी अपनी जॉब परफेक्टली करनी पड़ेगी. बहुत ज्यादा बैकअप नहीं है. दैट गॉट टू देम इन माय ओपिनियन, विच इज व्हाई मैंने यही कहा पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कि टॉस में ये लोग क्या सोच के इन लोगों ने वो लाइनअप निकाली है अपनी, क्यों निकाली थी? बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रैटेजी. हर किसी को बहुत अच्छे फॉर्म में होना चाहिए उस टाइप की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के लिए. आप स्टोक्स को लेके आ रहे हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक तो स्टोक्स अभी ना मुझे लगता है कि भाई बहुत वो मतलब ओवररेटेड वाला सीन हो रहा है, थोड़ा सा ओवर हाइप हो रही है. क्योंकि तुम किसी इंडियन प्लेयर को इमेजिन करो, घुटने में इंजरी हो रखी है, ठीक है, ओडीआई से रिटायर्ड अनाउंस्ड है बहुत टाइम से, फिर वर्ल्ड कप से जस्ट 1 महीना पहले वापस आ जा रहा है, एक इनिंग अच्छी खेल दी पर बॉलिंग नहीं कर रहा, सिर्फ बैटिंग करूंगा मैं, और जब फिट हूंगा तभी खेल लूंगा. अबे ये कौन ड्रामे करता है ऐसे? ये कौन इतने नखरे चलाता है? और तुम आके फिर परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हो. मे बी he'll perform really well going forward, but is it really good for the balance of the team? Exactly. Especially the philosophy that England propagates. क्योंकि वो अब ऑलराउंडर की तरह नहीं खेल रहा है. He is just a batsman right now. फील्ड पे भी वो अपना कितना ही दे पाएगा अगर घुटने में इंजरी है तो. और मतलब बेसिकली ना स्टोक्स वाली सिचुएशन बहुत ज्यादा आई थिंक हिपोक्रिटिकल है इन नेचर. आई अंडरस्टैंड व्हाई यू वुड वांट टू गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू अ प्लेयर जिसने इतना कुछ करा है आपके लिए, बट एट द सेम टाइम हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया की टीम या फिर इंडिया में यूजुअली इमोशन से बहुत रन करा जाता है और बाकी लोग इमोशनलेस होते हैं, तो इंडिया को भी होना चाहिए. या तो सेट योर एग्जांपल स्ट्रेट, बिकॉज इमोशन से भरा हुआ होने का पॉइंट भी तब है जो आपके पास प्लेयर भी वैसे हो जो कि उतने लॉन्गेविटी वाले होते हैं कि भाई 35 साल की उम्र में भी तगड़ा खेल के दे रहे हैं, जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा भी हैं. मतलब दैट आल्सो स्पीक्स कि जो प्लेयर्स है वो भी काफी इमोशन ड्रिवन है. लाइक दे आल्सो want to perform at that level and they also put in that work उस एज में भी. नहीं, और बात वो भी है ना, आप रिटायर हो चुके हो, फिर आप एकदम से आ रहे हो, फिर कह रहे हो कि मैं बॉलिंग भी नहीं कर सकता हूँ. पॉइंट अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को क्या क्रिटिसाइज करा था, इसी बात पे तो करा था ना कि आपके पास ट्रैविस हेड फिट भी नहीं, तब भी आपने ले लिया, एक स्पिनर ही ले लेते. राइट. तो स्टोक्स भी जिस तरीके से एक जगह खा ही तो रहा है ना. मतलब वो आर्चर को भी ले रखा है रिजर्व की तरह, वो भी नहीं आ रहा. बाय द वे जिनको नहीं पता है, अपना वो रीस्टॉपली की इंजरी हो गई है, आई थिंक फिंगर में फ्रैक्चर कुछ हो गया और वो बाहर हो चुका है. ही इज नॉट गोइंग टू प्ले एंड आर्चर उसका रिप्लेसमेंट होने भी नहीं वाला. ऑल्दो आर्चर अकेला ऐसा बंदा था जो कि एज अ रिजर्व गया था, तो वो खुद भी फिट नहीं हो रहा है अभी. तो पता नहीं कौन रिजर्व लेके आएंगे लोग. बट द पॉइंट इज कि इट इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल फॉर देम. एंड साउथ अफ्रीका के लिए भाई क्लासन ने जब 100 मारी थी, उन्होंने सेलिब्रेशन देखा था उसका? नहीं. वो ऐसे जोश में आके इन द हीट ऑफ द मोमेंट ऐसे 100 मारी उसने, ऐसी कुछ 60-65 बॉल में मार दी थी उसने. और फिर मार्क वुड के सामने से आके सेलिब्रेट कर रहा था गुस्से में. और फिर उसके बाद अगली बॉल खेल के फिर उसको सॉरी बोलने चला गया, भाई मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था, सॉरी. तो टिपिकल काइंडनेस फ्रॉम अ साउथ अफ्रीकन ऐसा लगा देखने में. बट ऑल इन ऑल भाई ग्रेट इनिंग्स बाय साउथ अफ्रीका. आई थिंक दिस शुड हैव स्कोर्ड इवन मोर देन 400. जैसे कि हमने कहा लास्ट के 5 ओवर में, इनफैक्ट सॉरी लास्ट के ओवर में सिर्फ 5 रन आए थे, वरना तो वो 10-15 होते तो वी कुड हैव सीन 410. बट रिगार्डलेस आई थिंक इट वॉज अ वेरी बिग टोटल. एंड 400 रन चेस करना चाहे कितनी भी अच्छी विकेट हो, इट इज नेवर ईजी. जो हम लोग कहते हैं ना ओडीएस में कि हमेशा बैटिंग पहले करो और बड़ा स्कोर खड़ा करो, उसका पर्पस यही होता है हमेशा. क्योंकि T20 में आप चेस कर सकते हो बड़ा टारगेट बिकॉज ओवर्स कम है, बट जब 50 ओवर तक आपको उतना तेज खेलना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है. राइट. विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ व्हेन इंग्लैंड केम इनटू बैट.
हाउ वुड यू रेट इंग्लैंड्स बैटिंग परफॉर्मेंस टू भाई बहुत ही गंदी। अगर 170 पे आपकी टीम ऑल आउट हो जा रही है व्हेन यू हैव टू चेज अ टारगेट ऑफ 399, तो मतलब वही बात हो गई ना कि एज यू राइटली सेड कि जिस फिलोसफी ये लोग टिके हुए थे, जो हम लोग देख रहे थे कि इंग्लैंड स्टार्टिंग से आके ऑल आउट अटैक जा सकती है, एक्सेलरेट कर सकती है फ्रॉम द फर्स्ट बॉल, वो कर ही नहीं सकती क्योंकि अब उनके पास वो बैटिंग डेप्थ रही नहीं है। तो जो हम लोग इंडिया में कह रहे थे कि नंबर 8 पोजीशन पे जो हम लोग ऑलराउंडर खिला दे तो ऊपर वाले बैट्समैन को थोड़ी फ्रीडम मिल जाएगी, यहाँ पे फ्रीडम थोड़ी बहुत लैक करने लग गए वो लोग। एंड इसलिए आई थिंक अल्टीमेटली क्योंकि रन रेट भी काफ़ी ज़्यादा था तो प्रेशर गॉट टू देम एंड अल्टीमेटली हमने देखा कैसे कोलैप्स होता है उनका। आई थिंक 67 for 4 हो गए थे पहले के 10 ओवर में, और यहाँ पे गेम खत्म था। तुम कितना भी कह लो, बिकॉज वही ना, अगर इंग्लैंड के पास बैटिंग ऑप्शंस ही नंबर 7 तक है, हाँ, और आगे 4 विकेट गिर चुके हैं, वंस अगेन आपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली खेला ही नहीं। और यहाँ पे पता है, मैं एक पैटर्न मैंने ऑब्जर्व करा, बेस्टो चलो मार तो आउट हुआ था, समझ में आता है बिकॉज रन इतने चाहिए थे। लिटरली एवरी अदर बैट्समैन, तुम डेविड मलान को ले लो, तुम जो रूट को ले लो, तुम अपना बेन स्टोक्स को ले लो, इतना सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है सब लोगों का यार। जो रूट और डेविड मलान का तो डाउन द लेग साइड खेलते हुए है, एक फेंट टच लग गया उसका, वो ग्लांस करा था उसने, हाथों में दे दी शॉर्ट फाइन लग के जो रूट ने। और जो रूट भी मतलब एज ग्रेट अ प्लेयर एज ही इज, मैं फिर से वही हिपोक्रेसी पॉइंट आउट करूंगा। विराट कोहली के जो 2-3 हॉरेंडस साल गए थे, हॉरेंडस बाय द वे, जो क्योंकि दूसरों के स्टैंडर्ड से दे वर स्टिल वेरी गुड, ही वाज स्टिल स्कोरिंग 50s, ही वाज स्टिल स्कोरिंग एट अ ब्रिस्क रेट। यहाँ पे मैंने जो रूट का एक स्टैट पढ़ा, जब भी उसके पहले के 10 ओवर में बैटिंग करने के लिए आ जाती है ना, जब भी ओडीआईस की बात कर रहा हूँ मैं, विच इज द फर्स्ट पावर प्ले, उसके 9 इनिंग्स में सिर्फ 30 रन है। ओके 4.88 का एवरेज है भाई। इतना गंदा बैटिंग एवरेज तुम पहले के 10 ओवर में खेल ही नहीं पाते हो, राइट। और पता, दिस इज व्हाई विराट कोहली हैज ऑलवेज बीन वेरी क्लियर ऑफ एवरीवन एल्स इन द फैब फोर। बाकी सारे के सारे प्लेयर्स बहुत ही वन डायमेंशनल लगते हैं मुझे। इनफैक्ट आई वुड गो एज फार एज टू से कि केन विलियमसन probably has that other dimension in him। जो रूट का आज के बहुत हुआ भी इसलिए बिकॉज वो रैम शॉट खेल रहा है, वो सब कर रहा है वगैरह वगैरह, स्टार्ट कर दिया। बट व्हेन यू आर प्लेइंग अंडर प्रेशर, जब तुम्हारे पहले के 2, जैसे जो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट करा था, आई हैव नेवर सीन रूट डू दैट फॉर इंग्लैंड इन एन ओडीआई। टेस्ट में नो डाउट एब्सोल्यूट परफेक्शन, बट वाइड बॉल क्रिकेट में नोवेयर क्लोज, विच इज व्हाई आई सेड कि एक जो होता है ना मल्टीपल डायमेंशंस टू योर गेम, कि तुम अलग अलग फॉर्मेट भी खेल पा रहे हो और तुम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग सिचुएशन से भी परफॉर्म करके दे पा रहे हो। भाई विराट कोहली से कोई आस पास भी नहीं है। इनफैक्ट आई वुड गो एज फार एज टू से कि रोहित शर्मा इज इवन फार बेटर देन ऑल दीज गाइज। हाँ राइट। एंड रोहित शर्मा को जो लोग मजाक में लेते हैं ना, आई होप इस वर्ल्ड कप में सब चुप हो गए होंगे अब तक। नहीं, इन जनरल भी आई थिंक जो उस टाइप उसके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लाइक वर्ल्ड कप में भी काफी चीजों में ही इज फर्स्ट इन हिस्ट्री, राइट। एंड ओडीआई एज अ होल, एज अ फॉर्मेट, लाइक अगर हम लोग बात करें टॉप 3 की, तो ही इज राइट अप देयर भाई। वो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एंड उसके बाद रोहित शर्मा ही आता है। एंड कितना साइलेंटली, एग्जैक्टली, क्योंकि विराट कोहली था इतने टाइम से, 10 साल से विराट कोहली का चल रहा था। नोबडी रियली नोटिस्ड रोहित शर्मा, एंड चुपचाप पीछे से आके ही हैज द 3rd हाईएस्ट ओडीआई सेंचुरीज इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम, राइट। टेस्ट में पिछले 4 साल में ही हैज बीन अ बेस्ट टेस्ट बैट्समैन। T20 में आई अंडरस्टैंड ही हैज नॉट बीन दैट गुड, बट भाई स्ट्राइक रेट में कोई कमी नहीं है। स्ट्राइक रेट में कमी नहीं है, जैसे टाइप का खेल रहा है, वोंट बी सरप्राइज अगर अल्टीमेटली रेप्लिकेट कर पाता है ये चीज। T20 में ना अब तो he has opened his gate, अब तो he has opened his gate। बट हाँ, कमिंग बैक टू इंग्लैंड, आई थिंक बहुत ही गंदे डिसमिसल्स हुए यार ये देखकर। एंड जो टॉप 4 थे, मैं वही कहूंगा, दे किल्ड द गेम। तुम यू कांट एक्सपेक्ट द लोअर मिडिल ऑर्डर टू चेस दिस डाउन। 400 रन, 250 रन होता तो समझ में आता। आई थिंक यहाँ पे as great of a bowling display it was by South Africa, I think सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे यही थी कि जिस tariqe के शॉर्ट डिसमिसल्स इन लोगों ने दिए हैं, they did not help their case। and going forward इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार अगले भी 2-3 विकेट इतने आराम से आ जाते हैं कि बाय द टाइम आदिल रशीद बैटिंग करने आता है, कोई साथ में फाइट देने को था ही नहीं। बी इट हैरी ब्रुक, बी इट समबडी एल्स, किसी ने विकेट पे ना एक्चुअली टिकने का टाइम भी तो नहीं था इतना ज्यादा, क्योंकि यू हैड टू गो ऑल आउट। और वहां पे अगर आपने 2-3 जल्दी विकेट्स ले लेना तो आप वहीं पे गेम खत्म हो जाता है फिर, राइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वंस अगेन हमने कितनी बार कहा इस वर्ल्ड कप में, एवरी साउथ अफ्रीकन बॉलर हैड अ विकेट। हर किसी ने कोई भी विकेटलेस नहीं किया। आज ये इस बार फिर से एक केस हमें देखने को मिला था। दैट इज ऑल्सो अ वेरी कमेंडेबल जॉब डन बाय देम, आई थिंक, बिकॉज इतना आसान नहीं होता कि आप हर किसी से एक्सपेक्ट करो कि हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट करके दे रहा हो। तो
मतलब व्हाट आर योर फाइनल थॉट्स ऑन दिस गेम पर्सनली ऑन द सेकंड इनिंग्स स्पेसिफिकली? आई थिंक मैं अल्टीमेटली तो यही बोलूँगा कि इट वॉज अ वेरी अबिस्मल डिस्प्ले फ्रॉम इंग्लैंड अपना, एंड साउथ अफ्रीका का स्पेशली द बैटिंग ऑर्डर लुक्स क्वाइट अमेजिंग राइट नाउ, लाइक एज गुड एज एनी वन. इंडिया को भी मैं नाम ले लूँगा इस टाइम पे. आई थिंक इस टाइम पे अगर हम लोग सिर्फ बैटिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग इज़ ऑल्सो राइट अप देयर विद इंडिया. अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक बस ओवरऑल मैं बस यही कहूँगा कि इंग्लैंड का आई डिड नॉट लाइक हाउ दे परफॉर्म्ड, एंड अगर वो बाहर होते हैं अल्टीमेटली एंड ये मैच हारने के बाद भी आई वॉज क्वाइट हैप्पी, क्योंकि एक वो घमंड टूट गया उनका भी, जो अपना अप्रोच लेके आया था ऑल आउट अटैक वाली. पता है मुझे लगता है घमंड भी ना मोर, मतलब आई डोंट थिंक प्लेयर्स में ऐसा कुछ ऐसा सच है, ये जो इनके पंडित्स हैं ना, नहीं ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा है. राइट. आई थिंक प्लेयर्स तो उस पोजीशन में ही नहीं है ना बोलने के. अब मैं बस ये वेट कर रहा हूँ कि कब ये लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो और कब फिर वो एक्सक्यूज आए इनका कुछ ना कुछ कि भाई तुमने तो इनकी पिचेस देखी कितनी कम आईसीसी से बोल के पुअर रेटिंग दिलवा देंगे. हाँ राइट. हाँ भाई, नहीं वानखेड़े को तो बहुत अच्छी रेटिंग मिलेगी क्योंकि रन आ रहे हैं. इसके ऊपर भी हम लोग आएंगे इस बात पे भी जरूर. बट हाँ यार, आई थिंक यहाँ पे बटलर भी जो बैटिंग करने के लिए आते हैं, अनदर सॉफ्ट डिसमिसल, ट्राइड टू अप द स्कोरिंग रेट बट देन अगेन इट वाज टू मच टू आस्क फॉर. मार्क वुड ने ही प्लेड अ ब्लाइंडर एंड एटकिंसन ने भी अच्छी बैटिंग करी. सरप्राइजिंगली जो दो बेस्ट बैट्समैन थे इंग्लैंड के वो एटकिंसन और मार्क वुड थे. बट एज हमने कहा कि टॉपली इंजर्ड हो चुका था तो वो बैटिंग करने आने नहीं वाला था, एंड इसीलिए ऑलरेडी दे वर प्लेइंग वन बैट्समैन शॉर्ट. और जैसे ही 9 विकेट गिरे, 10वें विकेट का वेट ही नहीं करना पड़ा, गेम खत्म हो गया था वहीं पे. आई थिंक कुछ कितना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 229 रन से हारी इंग्लैंड यार. मैं तो आई वुड आर्ग्यू कि साउथ अफ्रीका कुड हैव मेड श्योर कि वो 250 रन से ज्यादा जीतने. इन लोगों ने 170 भी पहुंच गए वो अल्टीमेटली. वही मैं कह रहा हूं, इट शुड नॉट हैव बीन दैट, बट ठीक है यार, यू कांट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू गो योर वे. अ वेरी बिग स्टेटमेंट विक्ट्री बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम साउथ अफ्रीका की जो नेट रन रेट है वो बेस्ट है पूरे वर्ल्ड कप में. 2 से ऊपर पहुंची हुई है, 2 से मतलब 2 पॉइंट समथिंग हो चुकी है प्लस में. एंड इंग्लैंड की बात करें तो इट इज द वर्स्ट अलॉन्ग विद अफगानिस्तान. राइट. दे आर सेकेंड लास्ट ऑन द टेबल राइट नाउ. अभी जैसे ये पॉडकास्ट रिलीज होगा, एज वी स्पीक अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा. बाय चांस अगर अफगानिस्तान जीत गई ना, द प्रेशर इज जेन्युइनली ऑन इंग्लैंड नाउ. इट इज वेरी टफ गोइंग फॉरवर्ड. एंड आई थिंक अफगानिस्तान खेलेगी भी ऑल आउट बिकॉज चेन्नई में मैच हो रहा है. होपफुली स्पिन को असिस्ट मिलेगा थोड़ा सा, एंड अगर वो हारे तो वो बाहर है. राइट. सो दे हैव एवरीथिंग टू प्ले फॉर. इसको भी थोड़ा लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करेंगे जरूर. But all things said and done, I think very poor show for England. I don't see them qualifying for the semi-finals right now, and they don't deserve to either. Let's move on to the big game of the weekend. काफी hype थी इस मैच को लेके. We are talking about India versus New Zealand. थोड़े डरे हुए थे सब लोग भी क्योंकि मेमोरीज काफी अच्छी रही नहीं है रिसेंट हमारी. मेमोरीज प्लस वर्ल्ड कप में तो पूरी हिस्ट्री अगर हम लोग पूरी देखें इनकी, लास्ट 20 साल में हम लोग जीते ही नहीं इन लोगों से वर्ल्ड कप में. 2003 में लास्ट टाइम जीते थे, और उसके बाद से एक बार भी हम लोग किसी भी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से मैच नहीं जीते थे. सो रिसेंट हिस्ट्री फेवर्ड न्यूजीलैंड फॉर श्योर. बट आई थिंक हमने जो चीजें प्रीव्यू में कही थी ना, काफी कुछ सही हुआ है. तो आई वुड लिंक दैट वीडियो ऑल्सो, आप लोग चेकआउट कर लेना डिस्क्रिप्शन और अभी आपको कार्ड्स में दिख जाएगा ऊपर. हमने कहा था कैसे जो पिच को हमने सोचा था काइंड ऑफ वैसे ही निकली. हम लोगों ने जो की बैटल्स कहते, जो मैचअप्स कहते, काफ़ी हद तक वो भी हमें देखने को मिले. एंड टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, टॉस होता है, टॉस रोहित शर्मा थैंकफुली जीत जाता है भाई. एंड आई थिंक बड़ा ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया उसने बोला हम बॉलिंग कर रहे हैं. बंदे ने पूछा कि क्यों कर रहे हैं बॉलिंग, कोई रीज़न है? तो कहता कोई रीज़न नहीं है भाई, हमने कल रात को प्रैक्टिस करके देखा, यहाँ पे ड्यू गिरती है थोड़ी बहुत, but I know the pitch won't change much. Okay. There is no as such reason. We are just comfortable with chasing. It has been going good, which is also what we said कि India might want to chase first, क्योंकि अभी तक 4-5 मैच चेस अच्छा करते जा रहे हैं. They stuck to it. न्यूजीलैंड से पूछा गया टॉम एडम से कि आप भी चेस करते? कहता हाँ मैं भी चेस करता. अच्छा, पिच जो है was looking like a belter, बट थोड़ा सा डबल फेस नेचर था जो कि हमने अभी तक थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखा है धर्मशाला का, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई है वहाँ पे. आई वंस अगेन से दिस, इस पीरियड ऑफ द ईयर में जो कि अक्टूबर नवंबर का होता है, यूजुअली जितनी बारिश होती है धर्मशाला में, इस साल 48% ज़्यादा हुई है. उसी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि जो आउटफील्ड है वो थोड़ी स्लो है, मिट्टी निकल जाती है, पैर घुटना फंस जाता है बीच में, क्योंकि वो स्मूथ नहीं हो रखी है इस वक्त. पिच में थोड़ी डैम्पनेस है, तो मतलब इतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं होता. बॉल थोड़ी लोअर एरिया होती है. आज हमने फिर से देखा कि द ऑड बॉल वाज कीपिंग प्रिटी लो. तो इट इज़ नॉट दैट ईजी. यू कांट ट्रस्ट द बाउंस सो मच कि आप 400 रन बना दो सीधा. इन सेइंग दैट स्टिल दिस पिच वाज एटलीस्ट 300 मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कंडीशंस आर जस्ट सो गुड फॉर इट.
यहाँ पे जो 2 मेजर चेंजेस होते हैं, अनदर लाइक नॉट अ सरप्राइज फॉर अस, हमने प्रीव्यू में भी कहा था, आई थिंक प्रीव्यू की बात नहीं, सभी लोगों को एक्सपेक्टेड था ये कि स्काई और शामी खेलेंगे. वन क्विक वर्ड ऑन ईशान किशन, डू यू थिंक ही शुड हैव स्टार्टेड? नहीं, आई थिंक सही डिसीजन था लेने का अपना स्काई को, क्योंकि एक वो एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है एंड मैंने ऑल द वो चीज़ अल्टीमेटली मैनिफेस्ट हो नहीं पाई मैच के अंदर क्योंकि हमारे कोहली सामने आउट करवा दिया. बट आई थिंक वो सही डिसीजन था स्काई को रखना. आई थिंक मेरे लिए तो पर्सनली आई कांट मेक अ केस अगेंस्ट ईशान किशन. नहीं, हाँ डेफिनेटली आई थिंक कोई भी स्टार्ट करता तो सही होता, बट आई एम हैप्पी कि स्काई को भी स्टार्ट मिला. क्योंकि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ कि हम ये क्यों बोल रहे हैं तो आप लास्ट वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि उसमें हमने पूरा एक्सप्लेन करा है कि क्यों ईशान किशन का भी एक इक्वल केस बनता है. ही हैज नॉट एग्जैक्टली डन एनीथिंग रॉन्ग टू नॉट बी देयर, एंड मिडिल ऑर्डर में उसने बैटिंग करके दिखाई भी है. सो मतलब आई थॉट कि मे बी रोहित शर्मा वुड वांट टू गिव प्रेफरेंस टू दोज गाइज जो कि प्लेइंग इलेवन में यूजुअली खेलते हैं. अगर कोई सब्स्टिट्यूट होता है तो स्काई इज द लास्ट ऑप्शन. तो बट स्काई को खिलाया. अ पॉजिटिव चेंज, आई वुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट. अच्छा लगा देखकर. एंड न्यूजीलैंड ने एक भी चेंज नहीं करा था, तो आई थिंक वो भी एक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए. लेट्स मूव टू द फर्स्ट इनिंग्स. ड्रीम स्टार्ट बाय इंडिया. सिर्फ 34 रन आते हैं और 2 विकेट गिर जाते हैं भाई. कॉनवे को 0 पे आउट करा एंड जो कैच पकड़ा श्रेयस अय्यर ने, राइट, अभी वो मेडल वाला आया नहीं है ना अभी तक. मुझे लगा आई एम श्योर उसी को मिलेगा भाई, क्योंकि जो मीम्स ही बन रहे थे कि इस बार मेडल देंगे नहीं, लेंगे वापस उन सबसे. एक था वो एक मीम था वो जॉन सीना का दिखा रहे हैं, बेल्ट खोल रहे हैं, कह रहे हैं मेडल की जगह बेल्ट दूंगा. तो भाई मतलब हाँ, आई थिंक श्रेयस अय्यर को मिल सकता है उससे, आई एम श्योर. तो पॉडकास्ट आया तो पता चल चुका होगा. बट दैट कैच वॉज अ ब्लाइंडर भाई. एंड उसके बाद हम देखते हैं कि शामी आता है 1 चेंज पे एंड ही गेट्स द विकेट ऑन द फर्स्ट बॉल इटसेल्फ. विल यंग का भाई शमी के ऊपर और भी आएंगे, स्पेशली इन द लास्ट 10 overs. वी विल डिस्कस हिम इन डेप्थ. बट अ ग्रेट स्टार्ट बाय बुमराह एंड सिराज एज वेल. सिराज को हमने देखा था पिछले 1-2 मैच में कि थोड़ा सा रन्स के लिए पिट रहा था, बट ही गेव अस द फर्स्ट ब्रेक थ्रू वेरी अर्ली इन द गेम. कमेंडेबल जॉब. और पता ये मैच पता मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों भी था, जो सारी चीजें रह गई थी ना टेस्ट होने के लिए, वो सारी टेस्ट हो गई. सारी की सारी टेस्ट हो गई इस मैच में. नाउ नथिंग इज लेफ्ट अनटेस्टेड एज सच. तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए गोइंग डीपर इनटू द टूर्नामेंट, गोइंग इनटू द सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट. भाई इतनी जल्दी 5 मैच हो भी गए भाई, बताओ भाई. अभी तो शुरू हुआ था टूर्नामेंट, खत्म हो गया. हाँ भाई, अभी तो शुरू हुआ था यार. बट रिगार्डलेस ऑफ दैट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगले 10 ओवर से जो बिल्डअप शुरू होता है, आई थिंक कमेंडेबल जॉब बाय रचिन रविंद्र एंड अपना डैरेन मिचेल. पहली बात तो रचिन रविंद्र का वेरी अर्ली, आई थिंक 12th ओवर में ही या फिर 11th ओवर में शामी के बॉल पे ही कैच छूट गया था एंड मिस्टर रविंद्र ने कैच छोड़ दिया रविंद्र का. जडेजा ने कैसे कैच छोड़ दिया, राइट. क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जडेजा इस पूरे मैच में भी फील्डिंग जो थी उसकी टॉप नॉच थी. सिर्फ वो एक मोमेंट था, राइट, एक मोमेंट था. एंड वही ना वो लॉ ऑफ, पता है कई लोग कहेंगे कि मैं थोड़ा दस्ती का डिफेंड करने का ट्राई कर रहा हूँ. मेरा बेसिकली ओपिनियन ये है, इट इज़ गुड टू मेक दीज ब्लंडर्स वेरी अर्ली इन द टूर्नामेंट, क्योंकि वो लॉ ऑफ एवरेजेस ऐसा होता है लाइफ में कि एक ना एक तो बुरा दिन आएगा ही आएगा. वो जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है. बस आई गेस थोड़े शार्प हो जाते हैं उसके, एकदम शार्प भी हो जाते हैं. मतलब वो एक ना एक बुरा दिन आना ही था, आज नहीं तो कल आना ही था. राइट. अभी आ गया और फिर हम जीत भी गए उसके बाद भी, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता. जडेजा का बुरा दिन फील्ड पे शायद 1000 दिन में एक बार आता है, 3 साल में एक बार. तो वो बिट वॉज जस्ट मोमेंट्री, बिकॉज उसके बाद भी मैंने देखा द वे ही वॉज सो इलेक्ट्रिक ऑन द फील्ड. अब पता मैंने एक नोटिस किया था, उसने 2-3 डायरेक्ट हिट भी मारे थे. एंड एक एनालॉजी मेरे दिमाग में उस टाइम पे, हमने पिछले 3-4 साल में देखा ना, मेसी के लिए हम लोग कहते हैं कि फ्री किक लेता है तो पता ही होता है कि ऑलमोस्ट जाएगी. मतलब द चांस ऑफ द फ्री किक बीइंग स्कोर्ड इज मोर देन इट बीइंग मिस्ड. राइट. जडेजा को देख के मुझे लेजेंट वो लगता है, अगर इसके हाथ में बॉल है ना तो डायरेक्ट हिट लगने का चांस ज्यादा है. ओके. और ये इससे बड़ा विक्ट्री नहीं हो सकता आपका एज अ फील्डर कि आपने अपनी ऐसी रेपुटेशन क्रिएट करी है. डायरेक्ट हिट मारना इज नॉट अ जोक भाई, चाहे तुम कोई भी एंगल ले लो. अगर डायरेक्ट हिट ना हो ना फ्रॉम द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ द एंगल्स, तो जडेजा अपने आप से डिसअपॉइंटेड होता है कि ये कैसे मिस हो गया. कमेंटेटर्स कहते हैं ये कैसे मिस हो गया भाई. ऐसी रेपुटेशन बन चुकी है उसकी. आई थिंक हैंड्स डाउन द बेस्ट फील्डर ऑफ आवर जनरेशन इन द वर्ल्ड. एंड कमिंग बैक टू द न्यूजीलैंड इनिंग्स, आई थिंक इन 10 ओवरों में दे डिड रियली वेल. पहले के 10 ओवर में सिर्फ 34 रन आते हैं. इसके बाद आई थिंक दे हैड स्कोर्ड सम 57 रन्स एंड एक भी विकेट लूज नहीं किया था. तो आई थिंक दे वर डूइंग रियली वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम.
वंस अगेन अ गुड पीस ऑफ रोटेशन बाय रोहित शर्मा. पहले वो जडेजा को लेके आता है इन प्लेस ऑफ कुलदीप यादव. दैट वाज इंटरेस्टिंग. बट यहाँ पे लुक एट द स्ट्रैटेजी ऑफ न्यूजीलैंड. बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा. अभी तक क्या था इस वर्ल्ड कप में, कुलदीप यादव वाज आवर एक्स फैक्टर, मेन स्पिनर है हमारा, राइट. इन लोगों ने क्या करा, जडेजा को बहुत रिस्पेक्ट दी. जडेजा ने आई थिंक 50 से कम रन खाए हैं. 4 पॉइंट समथिंग की इकोनॉमी रही है उसकी पूरे 10 ओवर में. ग्रेट जॉब है जडेजा वंस अगेन. बट दे टारगेटेड कुलदीप यादव लाइक हेल भाई. कुलदीप यादव के पहले के 5 ओवर में 50 से ज्यादा रन थे. इट इज नॉट अ जोक कि आप कुलदीप यादव को ऐसे अटैक कर रहे हो. डायल मिचेल ने कूद के लंबे छक्के मारे सामने यार. और कुलदीप यादव की भी मैं इतनी तारीफ करना चाहता हूँ यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड. आई विल एक्सप्लेन व्हाई. बट हाँ, लेट्स स्टिक टू दिस पॉइंट फॉर अ सेकंड, बिकॉज इसके बाद हम लोग देखते हैं अगले के 10 ओवर में भी देवर बाय द एंड ऑफ द 30th ओवर देवर 147 फॉर जस्ट 2 विकेट्स. मतलब 10 से लेके 30 ओवर के जो बीच के 20 ओवर्स जो होते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरा इंडिया का. इंडिया ने एक भी विकेट लिया नहीं. एंड वंस अगेन अब रोहित शर्मा का कमाल कह लो, बॉलर से कमाल कह लो, कैसा अनरियल कॉन्फिडेंस है. बिकॉज इस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि 350 तो आराम से बन ही सकते हैं. आखिर के 10 ओवर में 100 रन तो मार ही देंगे, क्योंकि विकेट्स इतने हाथ में यार. और मैं जनरली बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं फर्स्टली आई क्रेडिट दी न्यूजीलैंड बैटर्स एज वेल. जिस तरीके से इन लोगों ने स्ट्राइक रोटेशन करा है ना, एकदम भी प्रेशर नहीं था. हमने कितनी बार देखा है, जैसे हमने देखा था ये ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, जस्टिस में तो वार्नर बैटिंग कर रहे थे. दे वर नॉट रोटेटिंग द स्ट्राइक प्रीटी वेल. हमने पाकिस्तान वाले मैच में देखा था जब बाबर आजम वो मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे, स्ट्राइक ठीक है डिसेंट रोटेट कर रहे थे, बट बिग हिट नहीं आ रहा था. फिर यहाँ पे हमने देखा बिग हिट ओवर के पहले की स्टार्टिंग के 2-3 बॉल पे ही आ रहा है हर ओवर में, बिकॉज डायल मिचेल टारगेट कर रहा था सबको, और फिर सिंगल्स आ रहे हैं आराम से. तो बहुत इजीली आपने अपनी जो है रन रेट मेंटेन करी हुई थी. कोई प्रेशर ही नहीं था आपके ऊपर. सीधे सीधे बैट से खेल के मैंने कितनी बार देखा. आई रिमेंबर कोचिंग में हमें सिखाया जाता था नेट्स में बैटिंग करते हुए. नेट क्योंकि पतले से होते हैं सामने, कहते हैं कि एकदम नेट के मतलब जो नेट सामने दिख रहा है आपको, जो ओपनिंग है नेट की, उसमें मारो, एकदम वी में मारो. क्योंकि अगर स्पिनर ने वो बॉल मिस कर दी फील्डिंग करते वक्त, तो सामने जो फील्डर है वो डीपी खड़े होंगे, हमेशा सिंगल मिलेगा आपको. एग्जैक्टली वो मुझे दिखाया. वो टेक्स्ट बुक क्रिकेट, जो स्कूल क्रिकेट की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो देखने को मिली मुझे रचिन रविंद्रा और डायल मिचेल से. सीधे बैट से कितने सिंगल ली इन लोगों ने. कवर्स लगा हुआ है, मिड विकेट लगा हुआ है, सामने लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ है, बीच में से मारते रहो आराम से, सीधे बैट से सिंगल लेते रहो. बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी बैटिंग देखने में. बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा टर्न अराउंड शुरू होता है. ठीक है, यहाँ से हम लोग आते हैं 30th to 40th ओवर में. यानी टर्न अराउंड न्यूजीलैंड के फेवर में था बाय द वे, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देखते हैं यार कि 40th ओवर के एंड तक 219 रन बन चुके थे. तो पहली बार भी सॉ कि न्यूजीलैंड ने किसी 10 ओवर के फेज में मोर देन 60 रन मार दिए, विच वॉज अ वेरी गुड ट्रैजेक्टरी. क्योंकि आप धीरे धीरे फिर आप ऊपर जा रही है आपकी रन रेट. पहले आपने 14 रन से शुरू करा, 3.4 की इकोनॉमी हो गई, मतलब रन रेट हो गई. फिर आप 50 कुछ पे आए, अब आप 60 प्लस जा रहे हो. लास्ट के 10 ओवर में इट वाज सेट टू बी मतलब एटलीस्ट 80 to 90 रन, विच मेंट कि अगर 219 रन आपके 40 ओवर में है, तो आखिरी के 10 ओवर में आप 80 रन भी मारोगे तो 299 रन बन जाएंगे. 300 का टारगेट मिल जाएगा. एंड 80 रन इस विकेट पे विद सो मेनी विकेट्स इन हैंड कोई बड़ी आस्क था नहीं. राइट. बट यहाँ पे जो अनरियल कमबैक होता है, वो भाई क्या करा है इंडिया ने यार. पहली बात तो इन 10 ओवरों के दौरान भी 2-3 कैचेस छूटते हैं. केएल राहुल से भी एक कैच छूट जाता है, बुमराह से एक सिटर छूट जाता है यार. एक तो वुड यू रियली से कि बुमराह वाज नॉट स्विच्ड ऑन ड्यूरिंग द फील्डिंग पार्ट, क्योंकि इट वाज नॉट जस्ट अबाउट दैट कैच. वो 3-4 बार वो मोमेंट देखने को मिली. एक बार कुछ ऐसी मोमेंट थी कि बॉल आ रही है, स्काई पीछे से दौड़ता हुआ आया, एंड वो बॉल फिर बारी भी नहीं उसने उस बुमराह की तरफ देखी. उसने कहा कि भाई मैं वहाँ से दौड़ के आ रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है बस. एंड फिर एक लास्ट, आई रिमेंबर लास्ट की ओवर में तो एकदम ऐसे मोमेंट हो गया था कि रोहित शर्मा वाज रनिंग ऑल ओवर द पिच. भाई रोहित शर्मा ने जो फील्डिंग करी एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ ज्यादा एक चौका जा रहा था, वो पीछे से भागता हुआ जा रहा है और एक बंदा जॉग करता हुआ जा रहा था साइड साइड. डोंट रिमेंबर कौन था वो. एंड रोहित शर्मा दौड़ते दौड़ते ही स्टार्टेड शाउटिंग कि भाई अभी भी बचा हुआ मैच, दौड़ के रोको ना बॉल को. नहीं एक पता है इसमें, क्योंकि ना कई लोग कहेंगे कि इंडिया की फील्डिंग एकदम भी अच्छी नहीं थी. मैं आई विल से इंडिया की फील्डिंग के 2 एक्सट्रीम्स थे. या तो बहुत गंदे रोके, तो बहुत तगड़े रोके. वो शेर ने चौकर रोका था, याद है भाई क्या चौका. अब पता है क्यों इतना बड़ी बात है. वी सी दैट वेरी ऑफन ऑन अदर ग्राउंड्स, बट धर्मशाला में वो चीज रोकना बहुत बड़ी बात थी भाई. क्योंकि हम लोग देखते हैं इस वर्ल्ड कप में धर्मशाला में कोई डाइव नहीं मार रहा होता. और वो सही बात भी है, क्योंकि आप घुटना आपका इंजर नहीं करना आपको भाई. बहुत लंबा टूर्नामेंट है. मैंने संजय मांजरेकर को भी बोलते सुना था कि ही सेड कि मैं यहाँ पे अफगानिस्तान वालों को मैच चल रहा था, पता नहीं कौन सा चल रहा था, एंड ही सेड कि मैं कमेंट्री बॉक्स से निकल के आउटफील्ड में खड़ा हुआ था, एकदम बाउंड्री के जस्ट बगल में.
एंड ही सेड मैंने नोटिस करा कि कैसा है यहाँ पे जब प्लेयर्स फील्डिंग कर रहे होते हैं ना, यूजुअली क्या होता है, मान लो कोई डीप में खड़ा हुआ है और बैट्समैन ने टैप करके सिंगल के लिए भागा, तो जो डीप का फील्डर है वो चार्ज करते हुए अंदर आएगा और बॉल को लेकर थ्रो करेगा। उसने कहा कि यहाँ पे लोग वो चीज़ नहीं करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉल की ट्रैजेक्टरी इतनी वियर्ड होती है, जितनी तेज से बॉल आनी चाहिए कभी कभी उतनी तेज से आती नहीं है, बिकॉज आउटफील्ड बहुत स्लो है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है कभी कभी, एग्जैक्टली, क्योंकि वो वही ना, वो मिट्टी अभी अनइवन हो रखी है क्योंकि गीली है थोड़ी सी अंदर से, तो प्लेयर्स थोड़ा कॉशियस होते हैं उसको लेके। तो जो हमें फील्डिंग में थोड़े मिसहैप्स भी देखने को मिले ना, इट वाज अ लॉट ऑफ इट वाज ड्यू टू द ग्राउंड एज वेल, जो फैक्टर्स थे, ऐसा नहीं कि इंडिया का ही बुरा दिन था, बट हाँ भाई जो गुड एक्सट्रीम्स थे हमारे, वो भी, जो रोहित शर्मा ने वो कैच पकड़ा था एक, जो 3 लोग ऐसे कोलाइड करने वाले थे भाई, प्रेशर वाला कैच और तगड़ा कैच था वो काफी। विराट कोहली हैड अ ग्रेट डे ऑन द फील्ड, जो लास्ट ओवर में उसने कैच पकड़ा है, कितना बढ़िया कैच पकड़ा था भाई। आई थिंक दीज 2 guys had a stellar game on the field for me, रोहित शर्मा एंड विराट कोहली लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अय्यर भाई, अय्यर तो चलो मिलेगा मेडल, आई एम श्योर उसको मिलना चाहिए मेडल, बट हाँ, और मैं यहाँ पे कहूँगा जो आखिरी के 10 ओवर, द मेन ट्रम्प कार्ड जो कि इंडिया ने खेला यहाँ पे, बाय द टाइम जो आखिरी के 10 ओवर थे, अब यहाँ पे मुझे याद है, आई थिंक एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था 35 ओवर के आसपास, या पता नहीं क्या हुआ था, तब कुलदीप यादव के 5 ओवर हो चुके थे, 5 ओवर और बचे थे, और जो मैंने बटलर के लिए कही थी ना पिछले सेगमेंट में चीज, वही मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा। रोहित शर्मा न्यू कि उसको मेरे पास 5 ही बॉलर्स हैं, छठा बॉलर है ही नहीं, इन सबसे 10 ओवर डलवाने पड़ेंगे मुझे, अब मैं कैसे, हाउ कैन आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। करेक्ट टू कुलदीप यादव ऑल्सो, यहाँ पे 5 ओवर में उसके 50 कुछ रन थे, एंड एक सीन दिखाया गया था कि वहां पे वो ड्रिंक्स ब्रेक में रोहित शर्मा उससे कुछ अलग से बात कर रहा है कुछ, उसके बाद के जो उसके आखिरी के 5 ओवर है ना कुलदीप यादव के, ही हैज गिवन जस्ट 20-25 रन यार, और उसने 1-2 विकेट भी लिए वहां पे, क्या अनरियल कमबैक था। एंड टू कम बैक विद दैट मेंटालिटी, वंस अगेन हम लोग हर मैच में बात करते हैं कि कुलदीप यादव की मेंटालिटी कितना पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है उसको, बट वी कांट स्टॉप शाय ऑफ टॉकिंग अबाउट इट अगेन एंड अगेन। इस मैच में वंस अगेन आई थिंक कुलदीप यादव का जो भी कमबैक हुआ है ना, 80% ऑफ इट इज क्रेडिट टू हिज मेंटालिटी, रेस्ट 10% इज कैप्टेंसी, हिज ओन स्किल, वट एवर। बट अगर आप मेंटली उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो ना, आप नहीं कर सकते कमबैक। जो लंबे लंबे छक्के उसने खाए हैं स्टार्टिंग के 5 ओवर में, उसके बाद जिस तरीके से कमबैक करा है, बिकॉज डायरन मिचेल ने उसको छक्का मारा था और वो एंड तक खेला है, तो वो आपके दिमाग में डर होता है ना कि यही बैट्समैन ने मुझे मारा है, मैं कैसे उसको रोकूंगा। भाई जिस तरीके से रोका यार, मतलब कमेंडेबल थी वो बात, बहुत अच्छी। और वंस अगेन जो रोटेशन कर रहा है बॉलर्स का, आखिरी के 10 ओवर में यू स्टिल हैड 4 ओवर्स फ्रॉम बुमराह, यू स्टिल हैड अ कपल ऑफ ओवर्स फ्रॉम शमी, फ्रॉम सिराज, एवरीबडी। ब्रिलियंट रोटेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर्स बाय रोहित शर्मा वंस अगेन। मतलब कैप्टेंसी की मैं जितनी तारीफ करूँ कम है इस वर्ल्ड कप में उसकी। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिरी के 10 ओवर में कम से कम 80-90 रन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे न्यूजीलैंड से, सिर्फ 54 रन आते हैं यार, सिर्फ 54 रन। आई थिंक न्यूजीलैंड ने ये मैच हरा दिया अपने आप को, यहीं पर चोक कर गए यहाँ पे। भाई आप सिर्फ 54 रन नहीं मार सकते इस विकेट पे, जब आपके पास इतने सारे विकेट्स इन हैंड होते हैं। और शमी ने 5 विकेट भाई, क्या कहा जाए शमी के बारे में। आई थिंक इट इज वेरी हार्ड टू ड्रॉप हिम नाउ, ऑल्दो इट इज, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली इट इज पॉसिबल, मतलब पॉसिबल कह रहा हूँ, सॉरी, मोस्ट प्रोबब्ली यही होगा कि नेक्स्ट मैच में से ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज डिस्कस करेंगे, लाइक आफ्टर सेकंड इनिंग्स वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस। cool. बट मतलब व्हाट वुड यू से अबाउट him as the bowler, the performance that he had? नहीं, the point is कि वो बंदा अभी आया वर्ल्ड कप में, एंड किसके अगेंस्ट आते हो, डायरेक्टली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आते हो, जिसके अगेंस्ट हमारी हिस्ट्री देखी जाए तो एकदम उल्टी पड़ रखी है। यहाँ पर जीतना जितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड मतलब काफी बॉलर्स दे आर नॉट हैविंग दैट ग्रेट ऑफ अ डे। वहाँ पे आप आके फाइफर लेते हो अपने पहले वर्ल्ड कप मैच में 2023 के ऑब्वियसली, एंड फाइफर क्या, मतलब एक तरीके से छठा विकेट भी उसका ही था, वो लास्ट वाला जो कि। अच्छा मेरे को ना ये, मतलब मैंने इतना क्रिकेट खेला पर मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आई आज तक ये चीज, जब फास्ट बॉलर के उस पे जब ये पीछे से कीपर मारता है तो वो स्टंपिंग नहीं, सेम मुझे भी लगता है, क्योंकि भाई अगर कोई फील्डर मारे डायरेक्ट हिट तो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हर किसी के लिए सेम है, बट ये केएल राहुल ने मारा तो क्यों नहीं विकेट मिला उसको, पता नहीं भाई, आई डोंट नो, क्योंकि मे बी ही इज स्टैंडिंग फार अवे और फिर एक वो रन की अपॉर्चुनिटी होती है, मे बी, हाँ, बट क्योंकि टेक्निकली तो इट इज अ स्टंपिंग ओनली, बट ठीक है जो भी है। शमी बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर एवर टू टेक 2 5 विकेट हॉल्स इन द वर्ल्ड कप्स। ओके, तो मतलब एंड उसका रिकॉर्ड भी पता है बहुत अनरियल है। कुछ 12-13 इनिंग्स में उसके 35-36 विकेट है कुछ, राइट, ऑलमोस्ट 3 विकेट्स की एवरेज पर गेम। इट इज इवन बेटर देन बुमराह। तो फॉर श्योर इट इज वेरी हार्ड टू ड्रॉप हिम, बट विल कम टू दैट डिस्कशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। मैं सिराज और बुमराह के लिए भी कहूंगा यार, मुझे याद है शायद बुमराह का सेकंड लास्ट शो था, लास्ट शो था भाई, उसे 6 की 6 बॉल है ना एट विल यॉर्कर डाली है, एट विल।
और पता है मैं यहाँ पे एक थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ कहूँगा, कई लोग अग्री नहीं करेंगे। डैरेन मिचेल ने 130 कुछ रन मारे, बेस्ट बैट्समैन था न्यूजीलैंड का। आई थिंक उसने डीरेल करी है न्यूजीलैंड की इनिंग्स। ओके। एंड आई वॉज वेरी, क्योंकि ना मेरे दिमाग में उस वक्त ये थॉट आ रहा था, अब मुझे लगा था शुड आई से दिस इन द पॉडकास्ट और नॉट, बिकॉज ये चीज़ें समझाना बहुत मुश्किल है जो लोग क्रिकेट को एज एन एवरेज फैन की तरह देखते हैं। फिर मैंने ना पोस्ट मैच में सुनील गावस्कर सेम बात बोलते सुनी, तो मुझे लगा चलो एटलीस्ट समबडी इज ऑन द सेम पेज। बेसिकली मेरा भी यही सोचना था, जब वो बैटिंग करता मुझे तभी लग रहा था ये चीज़, आप ना अपने 100 के लिए खेलने लग गए थे एट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। जिस तरीके का एक्सेलरेशन आपको चाहिए था ना उस टाइम पे, आपने वो दिखाया नहीं। आप ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, सिंगल्स पे रिलाई करने लग गए 100 के लिए। एक स्टैट आया था बिटवीन द 35th एंड द 45th ओवर, कुछ ऐसा कुछ था, कुछ 40-50 बॉलों तक एक भी बाउंड्री ही नहीं आई थी। ओके। 40-50 बॉल का मतलब आप समझ रहे हो, 6-7 ओवर एक भी बाउंड्री नहीं मारी न्यूजीलैंड ने। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इनफैक्ट आखिरी के शायद 12-13 ओवर में सिर्फ शायद 4 बाउंड्रीज आई हैं। बाउंड्रीज का मेरा मतलब छक्के चौके मिलाकर सिर्फ 4 या 5 बाउंड्रीज आई हैं आखिरी के 12-13 ओवर में। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। यू काइंड ऑफ स्टार्टेड प्लेइंग फॉर योर 100, क्रेडिट टू यू, यू डिड वेल, बट आपने टीम को थोड़ा डिरेल कर दिया उस मामले में। रन रेट जहाँ जा सकती थी वहाँ गई नहीं। ओके। और इसी के चलते हम लोग देखते हैं यार कि अ ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इंडिया, ब्रिलियंट कमबैक। 273 वाज नॉट इनफ फॉर मी। आई थिंक कि न्यूजीलैंड ने थोड़ी गलती कर दी। नहीं, वो एक टाइम पे तो 300 पार तो आराम से लग रहा था भाई, होना ही होना था। एंड पता है इंडिया ने जिस तरीके का बॉलिंग कमबैक करा है ना, दिस वाज द टफेस्ट सिचुएशन फॉर देम टू परफॉर्म। अगर यहाँ पे कर दिया ना, अब कोई नहीं रोक सकता भाई। अब अगर हम लोग बॉलिंग में मैसअप करेंगे इन नॉकआउट स्टेज, तो फिर वो वही है कि हमने परफॉर्म नहीं करा ऑन दैट डे, हम लोग चोक कर गए। क्योंकि ऐसे सिचुएशन आपने परफॉर्म कर दिया, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। दिस वाज द टफेस्ट ऑफ द सिचुएशंस। कुलदीप यादव आपका 5th बॉलर है, उसके 5 ओवर में आपके पास मतलब वो रन पिट रहा है, अच्छा नहीं चल रहा। यू आर डेस्टिन्ड टू एटलीस्ट गेट अ टारगेट ऑफ 300-320। आपने जिस तरीके से, मतलब ये अनरियल था कमबैक यार। इट वाज नॉट लॉजिकल टू सी आप सिर्फ 54 रन खा रहे हो। अगर आपने वो परफॉर्म करके दे दिया ना भाई, नथिंग कैन स्टॉप यू, शुड नॉट स्टॉप। एक चीज़ जो जैसे तुमने कहा था कि सारी चीज़ें टेस्ट हो गई हमारी इस टाइम पे, इवन बॉलिंग में आई वुड से, क्योंकि हमने देखा हमें स्टार्ट बहुत अच्छा मिला है, हमने मिडिल ओवर्स में विकेट काफ़ी सारे निकाले हैं, एंड बाय द टाइम जो लास्ट के 10 ओवर आते हैं वहाँ तक इतना गेम बचता ही नहीं है कि हमें कुछ कम बैक कर सॉर्ट ऑफ करना पड़े। यहाँ पे हमने पहली बार इस वर्ल्ड कप में मैच देखा जहाँ पे हमारा मिडिल ओवर्स में विकेट्स आ नहीं रहे थे, क्योंकि रचिन रविंद्र और डैरेल मिचेल ने कितनी अच्छी इनिंग्स खेली थी दोनों ने, लाइक काफ़ी लंबा खेल गए थे। और फिर लास्ट में कम बैक करना, जो कि हमने अभी तक देखा नहीं था थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप अपनी टीम में। तो आई थिंक वो चीज़ भी एकदम टिक हो गई भाई ना। ये सारे अभी, और एक और जो चीज़ टिक होनी थी वो था मिडिल ऑर्डर, वो भी टिक हो गया। उसके ऊपर आते हैं, जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आती है भाई, हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है कि कैसे पहले के 10 ओवर में गेम खत्म कर दिया जाता है। आई थिंक वी डिड द सेम दिस टाइम। हमने फिर जबरदस्ती गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया अपने आप। बट लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट रोहित शर्मा वंस अगेन। क्या कहोगे भाई तुम उसकी इनिंग्स के बारे में? मेरे को बस वो छक्का याद है भाई। वो कौन सा? आई थिंक वो पहले ही छक्का मारता, मैट हेनरी को जो मारा ना, चढ़ के जो मारा था आगे। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब जो एक पॉसिबल तरीका था न्यूजीलैंड का कमबैक करने के लिए, वो था कि बोल्ट पहले विकेट ले ले। दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा चौका मारता है एक ड्राइव का, राइट। एंड आई न्यू इन दैट मोमेंट कि ही इज नॉट गोइंग टू प्ले डिफरेंटली, बिकॉज ऐसा होता है ना कि आपको पता है इस बॉलर के साथ मेरी हिस्ट्री रही है, तो शायद मैं इस मैच में थोड़ा अपना अप्रोच चेंज कर सकता हूँ। राइट। क्या बुराई है चेंज करने में? व्हेन ही हिट दैट बाउंड्री आई न्यू कि इट इज नॉट चेंजिंग। और फिर जो उसने 10 ओवर बैटिंग करी है भाई, वो क्या था भाई? मतलब मैट हेनरी जो बॉलिंग कर रहा था उस टाइम पे, मैट हेनरी बाय द वे वाज द बेस्ट बॉलर फॉर देम इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। बोल्ट वाज नोवेयर क्लोज। बोल्ट की हमने इतनी पिटाई करी है, बोल्ट राउंड द विकेट्स बॉलिंग करने लग गया था भाई। इतना बुरा हाल था उसका। स्विंग विंग सब भूल गया अपनी भाई कि बस मैं बच जाऊं अभी। वो पहले मीम नहीं बन रहा था कि हाँ और भाई रोहित भाई सुनाचल बहुत तेज खेल रहे हो। अरे वाह रोहित भाई। उसमें नीचे रोहित शर्मा कह रहा हाँ भाई सही सुना था भाई अब तो मीम्स बनने चाहिए भाई वर्ल्ड कप पर ही प्रॉपर। नॉट टू क्रिटिसाइज हिम भाई, ही इज अ स्वीट गाय, वेरी लवली गाय। एंड द पॉइंट इज मैट हेनरी जो बीट कर रहा था उन लोगों को, अब बीट कर रहा तो आदमी का रिएक्शन क्या होगा कि मैं थोड़ा लाइन के पीछे आके प्रॉपर्ली खेलूं, पुश करूं बॉल को। भाई वो स्टेप आउट करके छक्का मार दिया उसने कूद के। कोई लॉजिक ही नहीं था उस चीज के पीछे। और वो इतना बड़ा स्टेटमेंट शॉट था ना मेरे लिए कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कैसी बॉलिंग कर रहे हो, तुम मुझे एच पे कितनी बार बीट करने वाले हो। आई सी एन अपॉर्चुनिटी, आई किल इट।
जो उसने उसके बाद एक कूद के फिर मिड ऑफ के ऊपर से भी एक छक्का मारा था मैट हेनरी को ही, फिर मिच सैंडर को भी छक्का मारा है भाई। जो बैटिंग करी है ना उसने, सिंगल हैंडेडली वंस अगेन किलिंग द गेम। शुभमन गिल से कितना ज़्यादा प्रेशर निकल जाता है यार उसके चक्कर में। एंड हाँ भाई क्या ही कहना उसके बारे में। आई थिंक वंस अगेन कुछ 48-49 रन कुछ मारे थे। एंड द पॉइंट इज कि इस पूरे वर्ल्ड कप में इस टाइम पे एट दिस मोमेंट ही इज द सेकंड टॉप स्कोरर वर्ल्ड कप में। फर्स्ट विराट कोहली एंड सेकंड ही इज विद सम 311 रन्स। द पॉइंट उसने सबसे ज़्यादा चौके मारे, सबसे ज़्यादा छक्के भी मारे वर्ल्ड कप में डिस्पाइट बीइंग एन ओपनर। उसके बाद I'd argue personally Rohit Sharma could easily have been the top scorer of this tournament ऑब्वियसली if he chose to be a little more selfish. हाँ selfish. डेफिनेटली। और पता है एक और चीज़ मैंने ये शायद ट्वीट नहीं करी थी, आई थिंक ट्वीट भी कर दूंगा चलो, बट आई एम गोइंग टू से समथिंग क्वाइट controversially ballsy I would say. ओके रोहित शर्मा जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में खेल रहा है ना, ये गेम चेंजर है ये चीज़ इंडिया के लिए। वाई डू आई से दैट? जो उसका अप्रोच दिखा रहा है ना वो, इट इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वाइड बॉल क्रिकेट स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया फॉर द जनरेशंस टू कम। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं। वाई डू आई से दैट? जो हम लोग इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हैं ना, जो कि हमने आई थिंक आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू चेक आउट आवर लास्ट पॉडकास्ट। हमने रोहित शर्मा का पूरा ब्रेक डाउन करा है वहाँ पे, जो आउटलुक रहा है, जो स्ट्रैटेजी रही है। और हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कहा था कैसे कि जो हमारे ये फॉरेन एक्सपर्ट्स थे, इन लोगों ने कमेंट दिया था हर जनरेशन के जो बेस्ट बैट्समैन होते हैं वो इंडिया से निकल के ही आते हैं, चाहे गवास्कर हो, सचिन हो, रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो। बट हम लोग ट्रॉफीज क्यों नहीं जीत रहे इतनी फिर भी? बिकॉज काइंड ऑफ एक फियर ऑफ फेलियर होता है दिमाग में कि हम लोग चलो अपने रन्स बना लेते हैं, होपफुली टीम भी जीत जाएगी। नॉट टू से कोई सेल्फिशली खेलता है, नो, मतलब वो एक सबकॉन्शियस चीज़ होती है बेसिकली। बट रोहित शर्मा ने जिस तरीके का सेल्फलेस एटीट्यूड दिखाया है कि आई एम नॉट पुटिंग एनी प्राइस ऑफ ऑन माई विकेट, मैं ऑल आउट जाने वाला हूँ, मैं कैप्टन हूँ, आई विल लीड बाय एग्जाम्पल, यू फॉलो द सूट, अपने टीममेट से कह रहा है। इट इज़ एग्जाम्पलरी भाई, क्योंकि किसी कैप्टन के लिए ऐसा करना, एक तो बहुत टाइम बाद कोई ओपनिंग बैट्समैन हमारा कैप्टन बना है, ऐसा करना बहुत बड़ी बात है इन माई ओपिनियन। और जितना तारीफ करो उतना कम है यार। मतलब आई थिंक यहाँ पे विराट कोहली को काफ़ी तारीफ मिलेगी, जडेजा को काफ़ी तारीफ मिलेगी, बट वी शुड नॉट फॉरगेट जोइनिंग रोहित शर्मा ने खेली है। ही लिटरली किल्ड एवरी गेम इन द फर्स्ट एंड ओवर। देखो स्टेटमेंट है ना, ही इज नॉट हियर टू मेक माइलस्टोन्स, ही इज हियर टू मेक हिस्ट्री। हाँ भाई, वो एकदम लेजेंड है, बिकॉज़ ही इज सीइंग द बिगर पिक्चर, हिज आईज आर ऑन द वर्ल्ड कप। पता जेन्युइनली आई नो विराट कोहली के लिए वो तो नैरेटिव रहता ही है, बट मोर देन एनीबडी एल्स मुझे लगता है रोहित शर्मा इज अ मैन ऑन अ मिशन। नहीं, मैन ऑन अ मिशन। एंड आई थिंक वो बंदा वैसा टाइप का है जो भाई वो ही कैन नॉट रिटायर विदाउट अ वर्ल्ड कप भाई। हाँ भाई, लाइक विराट कोहली हैज अ वर्ल्ड कप ऑब्वियसली। हाँ, रोहित शर्मा के वर्ल्ड कप ही डिजर्व्स इट। और मतलब मैं एक और चीज़ कहने वाला था, पता नहीं मैं भूल गया क्या था, बट चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। इफ मुझे याद आएगी तो मैं बोल लूँगा। बट हाँ भाई, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले के 10 ओवर में। पहले 10 ओवर में 63 रन आते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरता, बट फिर देन 2 क्विक विकेट्स जैसे ही लोकी फर्गसन अंदर आता है। रोहित शर्मा जिस तरीके से आउट होता है, नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, एंड आई वोंट क्रिटिसाइज हिम बिकॉज ही इज प्लेइंग विद दैट स्ट्रैटेजी। राइट, वी ऑल नो बाय नाउ, जो भी रन बना रहा है वो बोनस ही है भाई, बहुत तगड़ा खेल के गया है वो, एंड ही सेट अप द चेज वेरी वेल फॉर अस। वी शुड नॉट हैव स्ट्रगल्ड दिस मच, ऑनेस्टली सेइंग। गिल जिस तरीके से आउट होता है उसके बारे में तुम क्या कहोगे? मतलब आई थिंक ये सारे कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि द शॉट सिलेक्शन वाज गुड, इट्स जस्ट दैट कि वो बॉल कैरी नहीं करी इतनी ज्यादा पीछे। भाई मुझे लगता है शॉट बढ़िया मारा था, बॉल तगड़े, मतलब कनेक्ट भी अच्छा हुआ था। थोड़ा अनलकी भी था उस मामले में, बट इन सेइंग दैट अनलकी आप होते हो, कई बार आपके पास लक साथ नहीं देता है, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज रियली। आई होप कि शुभमन गिल अगले इनिंग में अच्छा खेलेगा, क्योंकि जितना खेला भाई, वंस अगेन जितना खेलता है शुभमन गिल, ही लुक्स एब्सोल्यूट ब्यूटी भाई। राइट, जो ड्राइव्स वो मार रहा था कोई कमी नहीं थी, एंड जिस तरीके से उसने मैट हेनरी को टैकल करा है, बिकॉज रोहित शर्मा से तो मैट हेनरी काइंड ऑफ डर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये कूद के मार देगा अभी, बट शुभमन गिल को उसने काफ़ी बार बीट करा है जिस पे, बट उसके बाद भी जब भी लूज बॉल मिली, शुभमन गिल ने एक बार भी लूज बॉल को स्पेयर नहीं करा। आई थिंक दैट वाज वेरी कमेंडेबल। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आते हैं, ठीक है, एंड अगले के 10 ओवर का फेस थोड़ा सा शांत होता है, बिकॉज विकेट नहीं गिरता, बट 40-50 रन नहीं आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा रन नहीं आते, एंड दे कुड हैव अफोर्डेड दैट बिकॉज वंस अगेन रोहित शर्मा ने इतना तेज खेल के आपको दे दिया पहले के 10 ओवर में कि सिर्फ 40-50 रन मारने के बाद भी आपकी ओवरऑल रन रेट 6 के आसपास चल रही थी। अ वेरी गुड पार्टनरशिप वॉज गोइंग ऑन। आई थिंक श्रेयस अय्यर ने आते ही बहुत तेज खेलना शुरू करा और बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखने में, विदाउट एनी रिस्क, कवर ड्राइव मार रहा है, पंचेस मार रहा है, रिस्क फ्री क्रिकेट एट अ वेरी हाई रेट। इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है? आई थिंक इट वॉज वेरी गुड टू सी। बट हम लोग एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ देखते हैं बीच में कि
बादल आ जाते हैं बीच में और फिर मैच रुक जाता है। अब उसको कह रहे हैं लोग कि फॉग आ गया, जो आ गया, आई थिंक वो बादल ही थे। एंड हमने पहली बार देखा है कि वो मैच इंटरप्टेड ड्यू टू क्लाउड्स होना चाहिए था कहने से, बट ठीक है बैड लाइट्स लिखा हुआ था। इट वाज वेरी स्ट्रेंज टू सी एंड कुछ 10-15 मिनट का ब्रेक होता है। थैंकफुली वो ब्रेक के चक्कर में ऐसे कोई रिदम ब्रेक नहीं होता हमारा। उसके बाद भी वी कंटिन्यूइंग गुड एंड विराट कोहली वाज प्लेइंग वेरी रिस्पॉन्सिबली वंस अगेन। बट श्रेयस अय्यर जब वो आउट होता है उसके बारे में तुम क्या कहोगे? आई थिंक जब तक वो पिच पे था ही वॉज प्लेइंग रियली गुड एंड इवन उसने जो हम लोग बेसिकली कहते हैं उसको बाउंसर डालोगे तो उसकी वीकनेस होगी, वो उस पर भी उसने काफ़ी चौके वौके मार के दिखाए थे। अच्छा खेल रहा था वो, बट आई थिंक अगेन दिस वॉज दैट इनिंग्स जहाँ पे आपको अपनी वो इफ़ यू आर दैट मैच्योर गाय, इफ़ यू आर बीइंग पिक्ड ओवर ईशान किशन एंड सूर्य कुमार यादव बिकॉज आप ज़्यादा एक्सपीरियंस जो इस फॉर्मेट में, यू हैव टू शो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, जो कि विराट कोहली दिखा रहा है। इट्स नॉट लाइक कि आप पे एक प्रेशर था कि आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एंड से लोग संभल के ही खेल रहे थे। आई थिंक उस टाइम पे इंपॉर्टेंट भी यही चीज़ थी, क्योंकि केएल राहुल आउट होता उसके बाद अगर सूर्य कुमार यादव आता, वी नो ही हैज़ नॉट डन दैट वेल इन दिस फॉर्मेट एंड उसके बाद से जडेजा और उसके बाद कोई बैट्समैन बचा ही नहीं है आपका। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर शुड हैव प्लेड मोर रिस्पॉन्सिबली, ऐसे आपको आउट होना ही नहीं चाहिए था, बट क्या कर सकते हैं भाई अब। आई थिंक वो कॉमेंटेटर्स ने भी कहा था कि ना थोड़ी शायद वो ईगो वाली बात आ जाती है कि तुम बाउंसर डाल रहे हो क्योंकि मेरी वीकनेस, अच्छा मैं भी नहीं पलटने वाला भाई, मैं मार के दिखाऊंगा। और वो कभी कभी आपको अपनी ईगो साइड में करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। तो मतलब आई काइंड ऑफ वाइब्ड विद व्हाट द कमेंटेटर्स सेड उस टाइम पे। होपफुली ही लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड वी कांट अफोर्ड टू मेक सच मिस्टेक्स अगेंस्ट द बिगर टीम्स इन द नॉकआउट्स। इसके बाद हम देखते हैं केएल राहुल आता है एंड केएल राहुल एंड कोहली वंस अगेन पेशेंटली बिल्डिंग अप द इनिंग्स। 30th ओवर के एंड तक हमारे 168 रन हो चुके थे एंड 4 विकेट 3 विकेट गिर चुके थे। आखिर के 20 ओवर में कुछ 105 रन ही चाहिए थे, 105-106 रन चाहिए थे और 7 विकेट हाथ में थे, तो इंडिया शुड हैव वन कंफर्टेबली स्टिल। बट फिर हम लोग देखते हैं कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड कप केएल राहुल आउट हो जाता है। हाँ, वो भी पहले इनिशियली नॉट आउट दिया था, डीआरएस दिया जाता है। अ ग्रेट कॉल बाय न्यूजीलैंड फर्स्टली टू टेक दैट डीआरएस एंड आउट हो जाता है। वुड नॉट रियली ब्लेम हिम बिकॉज इट्स नॉट लाइक ही थ्रू हिज विकेट अवे ऑब्वियसली। एंड जो भी था ही गॉट आउट, बट वहां से फिर प्रेशर बनना शुरू हो चुका था। हाँ। और अगले ही ओवर में एक इतना गंदा मिसअप होता है। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट, जिस तरीके से स्काई रन आउट हुआ है? आई थिंक वो क्लियर रन था, लाइक इट वाज कोहलीज मिस्टेक। क्योंकि पता कई लोग बोल रहे हैं कि रन नहीं था, बट इफ यू सी जो कवर से फील्डर था उसके लेफ्ट साइड पर जाके गिरी थी एंड कोई राइट हैंडेड फील्डर के अगर लेफ्ट साइड पे आती है तो आप यूजुअली रन लेते हो, उसको डाइव मारनी पड़ी थी और टाइम लगा था रोकने में। एग्जैक्टली, डाइव मारी, जब तक उसके बॉल आई तब तक सूर्य कुमार यादव ऑलमोस्ट एंड तक पहुंच चुका था। विराट कोहली और ऑफ ऑल पीपल यू एक्सपेक्ट विराट कोहली, क्योंकि वो खुद बहुत गुस्सा होता है अगर ऐसा रन ना भागा जाए तो इट वाज लाइक अ लिटिल हिपोक्रिटिकल ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भाई अपने आप उसके हम कितनी बार देखते हैं ना घूर रहा होता है ऐसे गुस्से में, अगर दूसरा कोई रन नहीं भागता तो भाई ये रन होना चाहिए था एंड यू आर फास्ट इनफ टू डू दैट। राइट, ही काइंड ऑफ गॉट स्टक इन द सेंस कि वो देखता रह गया फील्डर को कि ये मिस करने वाला है कि नहीं, फंबल करने वाला है कि नहीं। राइट, और उतना आप नहीं सोच सकते। यू शुड हैव ट्रस्टेड द बैट्समैन कि अगर आप एक कॉल पे भाग लो आपको भागना है और ऐसे रन एक कॉल पे ही होते हैं। एक कॉल पे अगर आप भाग जाओ ना बहुत मुश्किल है आपको रन आउट करना। इट इज अ फैक्ट ऑफ क्रिकेट। आई थिंक वहां पे गलती कोहली की थी। ऑल्दो वेरी सैड फॉर सूर्य कुमार यादव भाई, पहला ओडीआई वर्ल्ड कप अपीयरेंस था उसका एंड वो आते ही अब ये भी नहीं पता ना कि कितने मैच में और मौका मिलने वाला है। नेदरलैंड्स पॉसिबली, नेदरलैंड्स एग्जैक्टली, नेदरलैंड्स पॉसिबली। T20 वर्ल्ड कप में भी नेदरलैंड्स के अगेंस्ट अच्छा खेला था, बट हाँ यार थोड़ा सैड तो था ही, बट ऑल थिंग्स आर गुड अगर आप जीत रहे हो तो। एंड वंस अगेन हम बुराई कर रहे हैं कोहली की, बट अ गुड शॉट आउट टू हिम एज वेल। फिर से थोड़ी शायद बुराई करेंगे एंड आके, बट देखते हैं कि द पॉइंट इज कि यार ऐसे में जब रन आउट हो जाता है ना आदमी, मुझे पता है तुरंत याद क्या है, एक वो टेस्ट मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का था आई थिंक, जब विराट कोहली को अजिंक्य रहाणे ने रन आउट करा दिया था। हाँ, आई रिमेंबर। और फिर वो ऐसे सॉरी कर रहा था ऐसे हाथ खड़े करके, क्योंकि उसमें गलती रहाणे की थी पूरी। एंड फिर उसने खुद बोला था, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी उसके ऊपर, कि दैट गॉट टू मी, कि मैंने कोहली को रन आउट करवा दिया एंड फिर मेरे भी कंधे झुक गए थे पूरे। विराट कोहली ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना उसके बाद, कि मुझे कोई बात नहीं, मैंने आउट कराया है, लास्ट बैट्समैन है, इसका कोई बैट्समैन है नहीं क्योंकि शामी खेल रहा है आज, नंबर 1 पे कोई बैट्समैन नहीं होने वाला है। आई विल स्टिल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेक श्योर कि मैं टीम को जिता के लाऊं। दैट वाज वेरी बिग डील। मतलब ऑल क्रेडिट टू विराट कोहली इन दैट। और सर जडेजा आते हैं जिनका फॉर्म विद द बैट बहुत अच्छा नहीं चल रहा था बहुत टाइम से, बट हमने क्या कहा था कि जब व्हेन इट विल ट्रूली मैटर ही विल टर्न अप। सबसे बड़ा रिवेंज जहां पे किसी के लिए था तो वो जडेजा के लिए था, नॉट विराट कोहली, नॉट रोहित शर्मा, क्योंकि लास्ट टाइम सेमीफाइनल में ही वाज द वन
was winning it for us and saw everybody else on the other end crumble. हाँ इस बार उसने गेम खत्म करा है पूरा, 39 रन्स नॉट आउट मारता है वो. भाई व्हाट अ सब्लाइम इनिंग्स आई वुड से, बिकॉज इट वाज वेरी इजी टू गेट अंडर प्रेशर उस टाइम पे. और बाय चांस जडेजा आउट हो गया होता, बिकॉज 80-90 रन तब भी चाहिए थे, गेम पता कहीं का नहीं गया था भाई. आराम से खुल जाता है गेम न्यूजीलैंड के लिए. जिस तरीके से उसने पेशेंटली पहले बिल्डअप करा इनिंग्स को, आराम से टाइम लिया और फिर स्टार्टेड स्कोरिंग एट अ वेरी ब्रिस्क रेट. भाई इट वाज वेरी कमेंडेबल द वे ही प्लेड, इट वाज सो मैच्योर ऑफ हिम. और विराट कोहली को हम लोग देखते हैं वंस अगेन इन सिचुएशन जो कि बांग्लादेश के अगेंस्ट में था, वो वेयर ही सॉ कि अब ऑलमोस्ट जितने रन मुझे चाहिए सेंचुरी के लिए उतने ही रन टीम को जीतने के लिए भी चाहिए. एंड वी वंस अगेन सॉ दैट थिंग जहाँ पे वो सिंगल नहीं ले रहा है, वो नहीं कर रहा है. फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो योर व्यूज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सी आई थिंक मेरे लिए अगेन ये थोड़ी डिफिकल्ट पोजीशन है, क्योंकि जितने रन अगर टीम को चाहिए थे उतनी उसे सेंचुरी के लिए चाहिए थे, 1 रन ज़्यादा चाहिए था शायद. एंड द थिंग इज कि अब नेट रन रेट का सीन है नहीं उतना, बिकॉज हम लोग ईदर वे टॉप पे ही होने वाले थे, क्योंकि हमारे पॉइंट सबसे ज़्यादा थे. जैसी इनिंग्स उसने खेली थी, अगेन कुछ 5 रन चाहिए थे उसे एंड में सेंचुरी के लिए, एंड ही ट्राई टू गो फॉर अ 6. सिंगल भी आई थिंक एक बार ऐसा हुआ था जो उसने लाइक मना कर दिया था सिंगल के लिए. मतलब इज इट दैट बैड? अच्छा मुझे ना यहाँ पे लगता है कि मतलब ये वैसी सिचुएशन है कि दोनों साइड के पर्सपेक्टिव में समझ सकता हूँ. मतलब मेरा पॉइंट है कि इज इट अबाउट कि वो टीम को हर्ट कर रहा है, या फिर एक सिग्नल गलत जा रहा है प्लेयर्स को कि नहीं आई एम प्लेइंग फॉर माई 100? नहीं, आई थिंक मेन बात सिग्नलिंग की है. ओके. एंड इट इज नॉट अबाउट इवन द प्लेयर्स. एक जो पॉइंट होता है ना कि आप एक प्लेयर को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि वो टीम से ज़्यादा बड़ा लग रहा है, टीम के ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा बड़ा लग रहा है. अच्छा. क्योंकि मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, अब कितना भी अच्छा लगने की कोशिश करो, ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा ईविल लगोगे, हमेशा. अगर आपके मोटिव सही भी हैं तो भी. आई थिंक वो चीज़ तो विराट कोहली एक्सेप्ट करके चलता ही है कि अगर, क्योंकि उसने के राहुल ने कहा था ना कि लास्ट मैच में भी ही सेड कि आई डोंट वांट टू लुक बैड. आई थिंक देयर इज नो वे यू कैन लुक गुड इन दिस. चाहे आपने जितना नॉर्मली रन रेट से हम जीतते उससे ज़्यादा जल्दी जिता दिया तो भी यू विल नेवर लुक गुड इन दिस. तो पहली बात तो इट इज़ ऑलवेज अ लूजिंग गेम फॉर यू अगर आप ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ करने जा रहे हो तो, इवन इफ यू गेट द 100. एक तो ना ये जैसी चीज़ ना मैंने बहुत टाइम पहले भी क्रिटिसाइज करी थी, ये स्टार स्पोर्ट्स वगैरह का भी ना, आई डोंट लाइक द वे दे आर ट्रीटिंग द टीम पर्सनली. व्हाई इज एवरीथिंग अबाउट विराट कोहली सो मच? हर इनिंग्स ब्रेक में हम देखते हैं कि विराट कोहली का कोई इंटरव्यू आ रहा है, कोई कभी वो 1-8 वाला इंटरव्यू कुछ आ जाएगा, कभी वो मेमोरी डाउन द लेन पता नहीं क्या क्या, डाउन द मेमोरी लेन पता नहीं क्या क्या हो जाता है. व्हाई इज एवरीथिंग अबाउट विराट कोहली? भाई इवन सचिन के लिए ऐसा नहीं था जब वो 2011 में खेल रहा था, तो इट वॉज अबाउट द टीम. ये एक बंदे के ऊपर क्या मार्केटिंग कर रहे हो तुम? रोहित शर्मा कुछ कम है क्या? अपना अश्विन भी तो लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसके लिए तो कुछ नहीं करा जा रहा. मतलब मुझे अच्छी नहीं लगी ये चीज़. और दूसरी बात ये, जो अब बात आई मेन की, जो 100 के लिए वो गया है, जो 2 पर्सपेक्टिव्स हैं वो ये है कि जिस तरीके का सिचुएशन हम लोग थे, कुछ 7-8 रन चाहिए थे 20-21 बॉल में. ऑफ कोर्स यू कैन टेक योर टाइम एंड स्कोर द 100, कोई हार्म नहीं है इस चीज़ में. उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, वेरी ऑनेस्टली. But as a cricket fan and as someone who has watched cricket so deeply, you don't see this happening and you genuinely don't appreciate this. Okay. क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पहले के लेजेंड्स ऐसी पोजीशन में ना आए हों, कि कभी ऐसा हुआ ही नहीं है. बट दे हैव ऑलवेज पुट द टीम फर्स्ट, और वो 90s में नॉट आउट रह के खुश रहे हैं. थोड़ा मुझे ना डेस्परेशन लगा विराट कोहली के साइड से कि मुझे वर्ल्ड कप में 100 चाहिए, वो वाली बात लग रही थी थोड़ी सी. एंड उस लेवल के लेजेंड पे ये चीज़ उतनी अच्छी लगती नहीं देखने में. ये तो आई थिंक वाई पीपल आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग दिस, जो भी करा विराट कोहली ने मोर, इज बिकॉज रोहित शर्मा कितना सेल्फलेसली खेल रहा है. वही ना, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी फॉर रोहित शर्मा ऑल्सो टू से कि मैं 49 पे आ गया हूँ, अभी मैं 50 खेलूंगा और मैं 70 रन तक अब थोड़ा आराम से खेलूंगा, फिर थोड़ा एक्सेलरेट करना शुरू करूंगा जब स्पिनर्स आएंगे दोनों एंड से. तो क्योंकि इधर वो 100 की स्ट्राइक रेट पार करेगा ही करेगा. उसके पास तो कोई सीन ही नहीं है. तो जब वो सेल्फिश नहीं हो रहा, आप कौन से पोजीशन पे हो करने की, नो मैटर इफ यू आर विराट कोहली. तो मुझे वो थोड़ी चीज़ अच्छी नहीं लगी. एंड वॉट वॉज इवन वर्स वॉज दैट ही गॉट आउट. और वो आउट भी क्यों हुआ है? जब आपके पास, जब टीम को 4 रन चाहिए, 5 रन चाहिए और आपको भी 4-5 रन चाहिए, अगर आप सिंगल नहीं लोगे, क्योंकि फिर दूसरा बंदे भी सिंगल लेगा तो 1 रन कम हो जाएगा टीम का, तो ऐसे में आपके पास चॉइस ही क्या रहेगी? अब आपको चौका छक्का ही मारना पड़ेगा. तो आप ना खुद ही गड्ढा खोद रहे हो और उसमें खुद ही आप जो है छलांग मार रहे हो, अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो बेसिकली. इट इज़ नेवर अ विनिंग गेम फॉर यू. ठीक है, आप एक बार छक्का मार के बांग्लादेश अगेंस्ट फिनिश कर दिया, इट विल नॉट हैपन एवरी टाइम. एंड व्हेन इट वोंट हैपन, मतलब मेरा पॉइंट है कि जब विराट कोहली ये चीज़ डिसाइड करता है कि मुझे इस चीज़ के लिए जाना है,
ही इन हिज माइंड शुड एक्सेप्ट कि अब मैं विलन वाली आर्क पे जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मेरे लिए कोई विन विन सिचुएशन नहीं है, राइट, वो मेरा पर्सनल माइलस्टोन है जिसके लिए मैं खेल रहा हूँ, वो मुझे मिल जाएगा, बट आई विल नॉट लुक गुड इन द पब्लिक आई, डज नॉट रियली सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर द टीम. क्योंकि मैं बताऊँ बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने पिछले पॉडकास्ट में डिफेंड किया था इस चीज़ को, मैंने भी किया था, बिकॉज इट मेड सेंस. बहुत ज़्यादा मार्जिन था बिटवीन द नंबर ऑफ बॉल्स एंड द नंबर ऑफ रन्स रिक्वायर्ड, एंड बांग्लादेश की टीम एंड न्यूजीलैंड की टीम में बहुत फर्क है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. इतने क्रंच मैच में अगर आप ये चीज़ कर रहे हो ना, अगर अभी विराट कोहली आउट हो गया था, बाय चांस जडेजा आउट हो गया होता, कुछ नहीं पता था फिर भी 5-6 रन में भी कि मैच फंस जाए, तो कुछ नहीं पता था. 10-11 बॉल ही बची थी उसके बाद. वही, इट वॉज नॉट दैट गुड ऑफ, मतलब दैट लेवल ऑफ डोमिनेशन कि बहुत फर्क है नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ रन्स पे कि आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो. इट वॉज अ क्लोज गेम. डू यू रियली वॉन्ट टू डू दिस इन अ क्लोज गेम? आई डोंट नो. व्हाट डू यू से अबाउट इट? मतलब हाँ, वॉट यू से मेक सेंस, बट मैं वही कहूँगा कि अल्टीमेटली इवन इफ ही वेंट फॉर हिज 100, आई वोंट क्रिटिसाइज हिम दैट मच. आई नो दिस वोंट रेजोनेट दैट मच विद द क्रिकेटिंग प्योरिस्ट, क्योंकि आई थिंक अल्टीमेटली पब्लिक आई में भी वो बहुत ज़्यादा विलेनाइज नहीं हुआ इस चक्कर में, बिकॉज ही इज़ विराट कोहली. ऑब्वियसली अगर कोई और बंदा करता तो मे बी काफ़ी गालियाँ पड़ती हैं उसको. बट हैविंग सेड दैट, अगर मैं बोलूँगा इफ़ यू गिविंग मी एन ऑप्शन कि वो अल्टीमेटली 95 पे नॉट आउट होके आ रहा है या 96 पे नॉट आउट होके आ रहा है या फिर आउट हो जा रहा है अल्टीमेटली, तो ऑब्वियसली आई वुड टेक की नॉट आउट होके वापस. वही ना. तो हाँ, अल्टीमेटली इट डिड नॉट वर्क आउट द वे ही वांटेड, एंड इसलिए वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा गंदी लग रही है. अगर इफ ही हैड गॉन फॉर अ 6 and 6, मान लो छक्का हो जाता और 100 हो जाती तो बहुत अच्छा लगता देखने में. एग्जैक्टली राइट. बट वही है ना, द मोमेंट यू डिसाइड कि मुझे इस चीज के लिए जाना है, मुझे इस चीज को परस्यू करना है, आर पार हो गए फिर. हाँ, आर या पार हो गए. हाँ, अब तुम्हें पता है कि तुम यू आर नॉट गोइंग टू लुक गुड. अगर तुम 100 मार भी दोगे तो कुछ लोग कहेंगे कि तो ये अपने 100 के लिए खेल रहा है. नहीं मारोगे तो दोनों जगहों से गालियां पड़ेंगी कि 100 के लिए खेल रहा था, टीम को भी नहीं जिता पाया. तो इट इज नेवर अ विनिंग सिचुएशन फॉर यू. बट रिगार्डलेस, जडेजा ने वो चीज़ खत्म करके दे दी, एंड वंस अगेन अ वेरी कंपोज इनिंग्स बाय हिम. A great victory for India भाई, because this means we have won 5 out of 5. सिर्फ 2 अब हमारे आई वुड से टफ मैचेस रहते हैं, और उसमें से भी एक इंग्लैंड के अगेंस्ट है, जो कि क्वाइट ऑनेस्टली दे आर नॉट लुकिंग गुड राइट नाउ. ये तो डू यू थिंक ये इस विन की वजह से एक वो साइकोलॉजिकल ब्लॉक ब्रेक हुआ है? भाई मेजर. मतलब आई वुड स्टिल बी ओके विद लूजिंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका या फिर इंग्लैंड, बट आई थिंक न्यूजीलैंड को हराना बहुत जरूरी था. अब वो हरा के बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक हुआ है हमारा. एंड अगर हम लोग टेबल की बात करें, इंडिया नाउ कंफर्टेबली सिटिंग एट द फिफ्थ पोजीशन, कह रहा हूँ, फर्स्ट पोजीशन विद 5 wins. एंड अगला मैच अगर हम लोग जीतेंगे तो वी आर वर्चुअली क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स. न्यूजीलैंड की बात करें, हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कैसे अभी तक जो ये 4 में 4 जीतते हुए आ रहे हैं, 3 मैच बहुत ईजी थे इनके सारे ईजी मैच खत्म हो चुके हैं. Nobody was talking about that. It is a tough road for them भाई. The World Cup can turn on its head for New Zealand. जो मेन जो टूर्नामेंट का पार्ट है ना, वो न्यूजीलैंड के लिए अब शुरू हो रहा है. राइट. अब ऑस्ट्रेलिया आनी है, अभी पाकिस्तान आनी है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी. अभी साउथ अफ्रीका भी आनी है भाई. तो अभी तो बिग गेम्स आर अहेड. एंड बाय चांस यहाँ पे न्यूजीलैंड 1-2 मैच हार गई ना, तुरंत वो वर्ल्ड कप कैंपेन जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, वो बहुत ही गंदा लगना शुरू हो जाएगा. दिस इज द ब्यूटी ऑफ द गेम. So as we approach the second half of the tournament, things are looking very interesting right now. Pakistan के लिए भी as we speak it would be a very like must win game, because अभी हारे वो तो there is no coming back. अब इसके बाद फिर सारे गेम उन्हें जीतने पड़ेंगे, and they are not having any easy games either. So maybe we could also see Afghanistan being the first team being pushed out of the tournament. So काफ़ी कुछ अब on the line आने वाला है. At this point of time क्या लग रहा है कौन क्वालिफाई करेगा? 4 टीम में लूँगा तो आई थिंक मेरी थोड़ी चेंज हो गई है ऑब्वियसली. इंग्लैंड बाहर है ऑब्वियसली नाउ. सो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका. आई थिंक लाइक यही टॉप 4 में लाइकली अभी यही लग रहा है. तो देखते हैं भाई क्या होता है. लेट्स होप कि बस अगले एक हफ्ते में नेक्स्ट मैच जो हमारा इंग्लैंड से है उनको बाहर करते हैं पहले. अच्छा माइंड यू वही बात है, अगर अब इंग्लैंड को हमने हरा दिया तो वो तो खत्म नहीं है. हाँ. तो इंडिया क्वालिफाई भी कर जाएगी, इंग्लैंड बाहर भी हो जाएगी. right. So, मजा आएगा भाई. अगला मैच भी बहुत मजा आएगा देखने में नेक्स्ट संडे. बट ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू फुटबॉल नाउ. लॉट अबाउट क्रिकेट इज डन. 4 मैचेस हमें कवर करने हैं जल्दी से. लेट्स स्टार्ट विद ला लीगा फर्स्ट. व्हाट अबाउट रियल मैड्रिड? बिकॉज पिछले पॉडकास्ट में तुमने कहा था कि ना भाई मैं डिसअपॉइंटेड हूँ अगर जीते नहीं, एंड मैंने कहा था कि आई वुड बी हैप्पी अगर ड्रॉ हो जाए. अल्टीमेटली आई एम हैप्पी बिकॉज ड्रॉ हो गया. हाउ वुड यू डिस्क्राइब देयर परफॉर्मेंस? अगेन आई थिंक मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि अल्टीमेटली ड्रॉ होता है मैच. बट टॉकिंग अबाउट द गेम, पहली बात जिनको नहीं पता, सेविया से मैच था, अवे मैच था.
सेविया वॉज गोइंग विद 4-3-3 और हम लोग एज यूजुअल अपना 4-1-2-1-2 के साथ जाते हैं. हमने देखा कि चुआमेनी को सेंटर बैक नहीं खेलना पड़ा क्योंकि एल्बा रिकवर कर चुका था, ऑल्दो नाचो स्टिल सस्पेंडेड. सो हमने देखा कारवाल राइट बैक होता है, एल्बा खेलता है, रूडिगर खेलता है, लेफ्ट बैक पे हमारा मेंडी खेलता है. अगेन आई वुड काइंड ऑफ क्रिटिसाइज अपना एंसेलोटी कि भाई मेंडी क्यों खिला रहे हो जब आपको फ्रैन गार्सिया आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होने वाला है. वाई यू प्लेइंग मेंडी व्हेन ही इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल. फिर हमारा चुआमेनी कह रहा हूँ सॉरी कामाविंगा बीच में अपना पिवट होता है एंड क्रूज खेलता है. आई थॉट मॉडरिच खेलेगा बट क्रूज स्टार्ट करता है यहाँ पे. क्रूज एंड वेलवर्दे, बेसिकली एंसेलोटी सेंटिमेंटल नहीं हुआ था. नहीं हुआ. क्रूज एंड वेलवर्दे इन द मिडफील्ड, आगे बेलिंगम होता है एंड देन एकदम अप टॉप जो होते हैं हमारे विनीशियस होते हैं एंड रोड्रिगो होता है. नाउ मैच स्टार्ट काफ़ी अच्छा होता है. आई वुड से सेविया जिस तरीके से खेल रही थी आई थिंक थोड़ा या तो रामोस ने कुछ टीम टॉक दी थी बट कहीं ना कहीं सेविया वॉज पुशिंग फॉर इट भाई स्टार्टिंग से ही. व्हेन द गेम स्टार्टेड स्टार्टिंग से ही सेविया वॉज गोइंग काइंड ऑफ ऑल आउट एंड हम लोग थोड़ा बैकफुट पे आ रखे थे. इनफैक्ट अगर मैं पूरे फर्स्ट हाफ की बात करूँ, एक तो हमारा वेलवर्दे का ऑफसाइड गोल आता है इन द जस्ट 4th मिनट पर वो ऑफसाइड होता है ऑब्वियसली, फिर कैंसिल आउट हो जाता है. आई वोंट से कि हमने चांसेस नहीं बनाए बट अल्टीमेटली थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ पोजेशन सॉर्ट ऑफ इक्वल था बट आपको देख के पता चल रहा था कि सेविया इज द बेटर टीम क्योंकि क्वालिटी ऑफ चांसेस वो बेटर बना रहे थे एंड दे ऑलवेज लुक्ड मोर थ्रेटनिंग जब भी वो अटैक करने जा रहे थे. डू यू थिंक मैड्रिड वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड बाय द एटीट्यूड दैट दे शोड? मुझे लगता है कि आई थिंक एंसेलोटी वाज थिंकिंग एंड प्लेयर्स ऑब्वियसली कि हम लोग थोड़े ज़्यादा कंट्रोल में होंगे. दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि सभी आती ऐसी मारपीट स्टार्ट कर दी क्योंकि थ्रू आउट द गेम काफ़ी फिजिकल गेम था ये. लाइक जितनी बार बेलिंगम पे फाउल किया गया, जितनी बार विनीशियस पे फाउल किया गया, बहुत ही ज़्यादा बार किया गया था उन दोनों पे फाउल. तो पता चल रहा था कि वो काइंड ऑफ क्योंकि वहाँ पे तो अकूनिया था वहाँ पे वो बंदा विनीशियस को मार पीट रहा था भाई साहब. तो वो देख के लग रहा था कि उनका सॉर्ट ऑफ गेम प्लान है ये कि छोटा सा लेकिन बॉडी बिल्डर है भाई वो. हाँ वो थोड़ा फूला हुआ है ना वो एकदम मतलब कि वो थोड़ा ऐसे बार बार फाउल करेंगे ताकि ये लोग भी इनका मोमेंटम बन नहीं पाएगा, ब्रेक होता रहेगा बार बार. सो आई थिंक वही गेम प्लान था उनका. एंड देयर वॉज समथिंग अबाउट रामोस भाई साहब. या तो कुछ वो रिवेंज से खेल रहा था या उसके दिल में थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं कि जब मैं अपने करियर के लोएस्ट पॉइंट पे था द क्लब दैट केम बैक फॉर मी वॉज सेविया नॉट रियल मैड्रिड. ओह अच्छा. तो क्योंकि जब वो सेविया से मूव कर था रियल मैड्रिड में तो उसे बहुत गालियाँ पड़ी थी थ्रू आउट सेविया. अच्छा कि आपने क्यों मूव किया मैड्रिड में. नाउ दैट ही केम बैक फॉर सेविया उसके दिमाग या तो हुआ क्योंकि आई स्टिल थिंक दैट ही इज अ मैड्रिस्टा एट हार्ट बट क्या कहीं ना कहीं ये खोट होगा दिल में. आई डोंट नो, हो सकता है भाई. आई थिंक बिकॉज जिस तरीके से सेविया ने विद ओपन हार्ट कैसे कम बैक करा है, उसका अप्रिशिएट करा है, उसको एक्सेप्ट करा है, वो बहुत मैच्योर्ड चीज थी देखने. काफी अच्छा वो पूरा ट्रिब्यूट भी था स्टार्टिंग में जब वो आया था. फैंस ने भी काफी अच्छे से अप्रिशिएट किया उसको, तो मे भी हो सकता है. एंड एज यूजुअल ऑब्वियसली रामोस है, वी काइंड ऑफ एक्सपेक्ट दैट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म फ्रॉम हिम कि वो बंदा अपने जो इस टाइम पे जो कलर्स पहन रहा है उसके लिए ही विल गिव हिज ऑल. बट इन सेइंग दैट भाई आप मारपीट कर रहे हो यार हमारे प्लेयर्स के साथ, वो देखना थोड़ा क्या होता है जरा बताओ सबको. एग्जैक्टली. पहले मैं आपको बता दूं कि थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ क्या स्टैटिस्टिक्स थे. सो 3 आउट ऑफ 8 शॉट्स जो थे सेविया के वो ऑन टारगेट थे. 8 शॉट लिए थे जिसमें 3 ऑन टारगेट थे. अच्छा. मैड्रिड ने सिर्फ 3 शॉट लिए थे जिसमें सिर्फ 2 ऑन टारगेट थे. ओके. एंड वो 2 शॉट भी मतलब आई डोंट थिंक वो गोल जाते अल्टीमेटली. तो सेविया वॉज लुकिंग लाइक द बेटर टीम. अब मैं आता हूँ उस इंसिडेंट पे. कॉर्नर होता है एंड मैड्रिड कॉर्नर ले रही थी. बेलिंगम को रामोस ने मार्क कर रखा था एंड वो सॉर्ट ऑफ वही धक्का मुक्की चल रही होती है कॉर्नर के टाइम पे. सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं. उसने कुछ दिया और बेलिंगम गिर गया. फिर रूडिगर आता है, वो चढ़ना स्टार्ट करता है रामोस पे एंड वो थोड़ा वैसा टाइप के मूड में था कि मैं एकदम लड़ने के मूड में नहीं हूँ, मैं हंस हंस के थोड़ा ऐसे वो ट्रोलिंग वाला नहीं होता. नहीं वो रूडिगर वो ट्राई कर. रामोस तो गुस्सा हो रखा था भाई उस टाइम पे. हाँ तो रूडिगर हंस हंस रहा था खूब. एक तो रूडिगर भी कहने को है पर वो है हड्डी सही था. वो मुझे याद है जब पहली बार आया था तो अराउहो इसका जो हुआ था पिछले पकड़ रखा था उसने, उसकी कमर मोड़ रही थी ऐसे करके. बट रामोस ने उसको फिर मतलब मैं लड़ भी किससे रहा हूँ, रामोस से लड़ रहा हूँ, उसने ऐसे करा फिर उसे जस्ट टू शो हिम कि भाई तू बच्चा है अभी इस टाइम पे. तो उसने ऐसे गाल वाल पकड़ लिया उसके एंड वो हंसी रहा था उस टाइम. उसमें वो दिखाया ना जब हंस रहा था कि 2 years विद मेसी अनरियल इन्फ्लुएंस. बट हाँ तो फिर वो लाइक उस टाइम पे थोड़ा गुस्सा हो गया था रामोस एंड थोड़ी हीटेड मोमेंट थी. एंड बट आई थिंक वो थोड़ा सरप्राइजिंग लगा मेरे को देखने में क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही वुड
like pick a fight with Real Madrid. Basically जब Suarez Atletico Madrid गया था तो he was very respectful with the Barcelona team. So, exactly. But Madrid है भाई, you never Right. know. तो, And the fact is कि पूरी बैकलाइन चेंज लाइक अ लॉट हैज चेंज जब वो गया उसके बाद से अ लॉट ऑफ न्यू प्लेयर्स हैव कम. काफ़ी ओल्ड जो प्लेयर्स थे वो चले जा चुके ऑलरेडी. तो हाँ थोड़ा सरप्राइजिंग था वो देखने में. बट यहीं पे फर्स्ट हाफ पे एंड होता है एंड सेविया वाज लुकिंग लाइक द बेटर टीम. सेकंड हाफ पे आते हैं. अगेन आई वुड से कि बहुत फिजिकल स्टार्ट थी सेविया की तरफ से. लाइक अगेन एंड अगेन वी सॉ कि बेलिंगम पे फाउल हो रहा है, विनीशियस पे फाउल हो रहा है एंड इट वाज क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग एज अ फैन टू वॉच दैट. क्योंकि अब यू नो कि आपकी टीम बेटर है अल्टीमेटली बट दे आर नॉट लेटिंग यू लाइक कैरी द मोमेंटम. अल्टीमेटली वो ब्रेक कर रहे हैं उस चीज़ को. फिर हम देखते हैं कि सेकंड हाफ में मैड्रिड अटैक करना थोड़ा बेटर स्टार्ट करती है एंड सॉर्ट ऑफ कंट्रोल भी थोड़ा बेटर लाती है. लाइक दे ब्रिंग सम कामनेस इनटू देयर गेम. लाइक दे आप बार बार अटैक करने नहीं जा रहे हो, पहले बॉल रखो फिर लुक फॉर योर अपॉर्चुनिटीज. उस हिसाब से मैड्रिड खेलने लग गई थी. एंड इस टाइम पे हम लोग देखते हैं कि बाद में अराउंड द 74th मिनट मॉडरिच आता है वालवर्दे की जगह में. क्योंकि आई थिंक एक ही रीज़न हो सकता है इसका कि दे वांटेड मोर कंट्रोल ऑन द पिच. मॉडरिच और क्रूज साथ में है तो ऑब्वियसली आपका थोड़ा गेम स्लो डाउन हो जाएगा. एंड अगर आपको कंट्रोल करना है इस गेम को तो हु बेटर देन मॉडरिच एंड क्रूज ऑब्वियसली एज अ डुओ. बट यहाँ पे एक जो था मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम लग रही थी कि अगर बाई चांस काउंटर पड़ता है क्योंकि सेविया इट्स नॉट लाइक कि सेविया वाज सिटिंग बैक, तो क्या क्रूज और मॉडरिच एज अ डुओ आर दे दैट गुड इन दिस एज हाँ कि वो टैकल कर पाएंगे उस चीज़ को. उस चीज़ से मैं थोड़ा आई वॉज स्केर्ड ऑफ दैट. बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ खास पड़ता नहीं है. 74th मिनट में ही एक ओन गोल आता है एल्बा का. नाउ आई वोंट रियली ब्लेम दैट मच ऑन हिम क्योंकि एक तो क्रॉस आता है एंड उनका वो अल नसीरी जो प्लेयर है उनका जिसने अपना पोर्चुगल को बाहर करा था मोरको में गोल मार के, वो बंदा भागते हुए आ रहा था अटैक करने को. एल्बा काइंड ऑफ ट्राई टू गेट टू द बॉल फर्स्ट क्लियर करने के लिए बट वो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है और उसके पेट से लग के ही बॉल अंदर चली जाती है. पता है हमने ये एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम में भी देखा था इन द यूसीएल जब ये रियल हारी थी. नहीं उसमें था लालिगा में था वो सॉरी कि कैसे ये लोग कॉर्नर्स पे बॉक्स के अंदर दे वर क्लूलेस. कॉर्नर्स पे इवन जब ये लोग क्रॉस डालते हैं तो ये डिफेंडर्स आई डोंट नो हाउ क्योंकि सब 6 फीट से ऊपर है क्या कर रहे होते हैं कूद ही नहीं पाते भाई. ऐसा लगता है कि नाटे से. डू यू थिंक एल्बा का भी स्पेसिफिकली बिकॉज उस मैच में भी था ये सीन, डू यू थिंक ही गेट्स अ लिटिल बिट haywire when he is in the box and trying to defend a possible incoming cross या फिर कोई पास आ रहा हो या फिर उसको क्लियरेंस करनी हो तो डबल माइंडेड हो जाता है और इसी चक्कर में वापस गोल दे देता है. मतलब आई थिंक इस टाइम पे तो आई कांट रियली से एनीथिंग एल्स क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा है इस चीज़ को बैक करने के लिए कि वो थोड़ा ज़्यादा पागल हो जाता है उस टाइम पे. बट अगर स्पेसिफिकली इस गोल की बात करें तो आई वोंट रियली ब्लेम हिम दैट मच क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट गोल था ये. लाइक आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि कोई भी डिफेंडर ऐसे पेट से लग के बॉल अंदर चली जाएगी. इट वॉज जस्ट कि उस मोमेंट पे ही ट्राई टू गेट इन फ्रंट ऑफ हिम. अल नसीरी भी इज ऑब्वियसली अब थोड़ी बिल्ट है उसकी एंड बस वो आते आते उसके पेट से लग के बॉल अंदर चली गई. फिर हम लोग देखते हैं रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड जस्ट 4 मिनट बाद रियल मैड्रिड गोल मार देती है. राइट, कार्वाहाल फाउल जीतता है, वहाँ से फ्री किक लेता है क्रूज एंड वो बॉल अंडर आता है एंड अ वेरी गुड हेडर फ्रॉम कार्वाहाल. तो वहाँ से कम बैक स्टार्ट हो जाता है बट वो कम बैक कंप्लीट नहीं हो पाता. बट एटलीस्ट वी गॉट अ पॉइंट फ्रॉम दिस फिक्सचर. उसके बाद मैं एक चीज़ बोलूँगा, फिर से फाइट स्टार्ट होती है. ऐसा सीन था कि सेविया जब मैच ख़त्म होने वाला था अराउंड द 78th मिनट के आसपास, आई थिंक दे आर काइंड ऑफ हैप्पी विद द ड्रॉ एंड उस चक्कर में उन्होंने गेम थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए अगेन क्योंकि आप फाउल नहीं कर पा रहे क्योंकि मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में लग रही है तो आप मोमेंटम और कैसे ब्रेक करोगे, आप टाइम ज़्यादा लोगे. तो उन्होंने थोड़ा टाइम वेस्ट करना स्टार्ट किया. जब बॉल स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, प्ले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, सेविया का गोलकीपर बॉल लेके खड़ा हुआ था बस. विनीशियस आता है, उससे कुछ झगड़ा वगड़ा करता है ऑब्वियसली क्योंकि टाइम वॉज रनिंग आउट एंड दे वांटेड टू विन. वो फिर कुछ धक्का वक्का मारता है उसका गोलकीपर. रामोस आउट ऑफ नोवेयर कम्स एंड ही वांटेड टू आई थिंक सॉर्ट आउट द फाइट, पर उस चक्कर में विनीशियस को ही धक्का दे देता है. विनीशियस भी पीछे जाता है थोड़ा एंड जब वो धक्का देता है उसके बाद कामाविंगा कम्स इन, एल्बा कम्स इन, रूडिगर कम्स इन. ये लोग भागते हुए आते हैं और फिर धक्का मुक्की स्टार्ट कर देते हैं. और फिर रामोस पता नहीं क्या करता है, फिर वो अपने प्लेयर्स को भी रोकने लग जाता है ऐसे पकड़ के. तो मुझे लग रहा है कि भाई सबसे ज़्यादा अगर डबल माइंड में था कोई तो रामोस ही था भाई कि भाई किसकी तरफ से लड़ना है समझ में नहीं आ रहा उसको. हाँ सही में एग्जैक्टली. बट वही उसके बाद से आई थिंक जब वो विनीशियस वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा विस्लिंग होने लग गई एंड येट अगेन हमने देखा कि एक और रेसिज्म का केस आता है ऊपर. विनीशियस ने अल्टीमेटली एक स्टोरी भी डाली है उसकी एंड उसने एक बहुत लंबा चौड़ा उसने एक स्टेटमेंट दिया कि
इस टाइम पे ही इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन ब्राजील ताकि ही कैन एजुकेट पीपल अबाउट दिस रेसिज्म एंड ऑल, एंड इट्स वेरी सैड कि स्पेनिश अथॉरिटीज कुछ खास कर नहीं रही है इसको, बट वही कि he'll try to bring a change, ऐसे कुछ मतलब लेट्स टेक अ मोमेंट टू डिस्कस दिस बिकॉज हमने लाइव स्ट्रीम में भी अपने कल के ट्राई करा था थोड़ा सा इसके ऊपर. नाउ वी हैव सम टाइम ऑन इट. क्या लगता है यार, मतलब क्योंकि इसमें दो पर्सपेक्टिव्स हैं बेसिकली जो कि मैं दूंगा, एंड फॉर अ सेकेंड योर जो अपना आई रिक्वेस्ट ऑल द लिसनर्स कि आपके जो दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग है ना, उसको एक बार सस्पेंड करके एक बार बात सुनो. एक तो पर्सपेक्टिव ये कहता है कि भाई जो हो रहा है वो एब्सोल्युटली गलत है, एंड जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा सिर्फ विनीशियस के साथ ही क्यों होता है, देयर आर अदर ब्लैक प्लेयर्स ऑल्सो, तो ऑफ कोर्स वो सीन है कि ही इज अ लिटिल बिट प्रोवोकेटिव, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसके साथ रेसिज्म कर दोगे. यू कैन नॉट जस्टिफाई योर पुअर एक्शंस बिकॉज समबडी एल्स इज प्रोवोकेटिव. द अदर पर्सपेक्टिव इज जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, बट विनीशियस कब तक इन चीज़ों पे अपना एनर्जी वेस्ट करेगा व्हेन ही नोज कि अथॉरिटीज़ कुछ नहीं कर पा रही हैं. माइट एज वेल जस्ट फोकस ऑन योर गेम बिकॉज, एंड आई एम नॉट सेइंग कि ये पर्सपेक्टिव सही है गलत है, अभी बस सुन लो पहले फिर डिसाइड करेंगे गलत क्या सही क्या है. जो ये पर्सपेक्टिव वो ये कहते हैं लोग कि क्योंकि यू सी विनीशियस की उसको कोई दिख भी गया ना जरा सा भी कुछ करते हो तो वो अलग से पॉइंट आउट करके वहाँ पे भागता हुआ जाएगा, एंड ही इज विलिंग टू टेक अ फाइट कि तूने बोला कैसे. वो बात थोड़ी दिल पे आ जाती है थोड़ी ज़्यादा, और आएगी दिल पे ऑफ कोर्स, बट वो बात दिल पे आ रही है, ईगो पे आ रही है, वो वाली बात भी है थोड़ी बहुत कि मतलब लाइक लेट्स होप कि इट इज़ नॉट अफेक्टिंग हिज गेम. सो और ये बहुत ही एक वो वाला प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है ये बहुत, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक स्पेनिश अथॉरिटीज कुछ भी करने वाली है राइट in near future. So do you agree with the first perspective or the second one? Because both of them agree कि ये चीज़ गलत हो रही है जो हो रही है, बट उसको डील करने का तरीका अलग है. एक है कि नहीं भाई तुम हमेशा पॉइंट आउट करो, जाओ लड़ो, गेम गया भाड़ में, रोक दो. दूसरा पर्सपेक्टिव है कि हाँ भाई जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन फोकस ऑन द गेम. यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज 50,000 लोग हैं स्टेडियम और तुम अकेले हो. सो व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक एज लॉन्ग एज उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं हो रही तब तक ठीक है, क्योंकि आई थिंक वो दिल पे बात लग रही है. इट्स नॉट अबाउट ईगो. रो रहा था भाई वो एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ये चीज़ ना हम में से कोई शायद एकदम फुली समझ नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ ये चीज़ हुई नहीं है. अगर एक स्टेडियम में वहाँ पे उसको ऐसी चीज़ झेलनी पड़ी है टू द पॉइंट कि वो रोने लग गया है, आई थिंक इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर अ गाय हु इज़ जस्ट 20-21 ईयर्स ओल्ड कि एंड ही इज़ दैट प्रोवोकेटिव. ही इज़ अ किड भाई, ही इज़ अ किड एग्जैक्टली. हम लोग उसको अलग तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते. एंड एक चीज़ में आई वुड ऑल्सो लाइक इट्स कमेंडेबल कि वो इस चीज़ को एज अ फाइट ले रहा है डिस्पाइट बीइंग सो यंग. काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स ये चीज़ नहीं करते. इफ़ यू आर एट दैट पोजिशन कि आप इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स राइट नाउ एंड काफ़ी बड़ा नाम बन चुका है विनीशियस जूनियर. इफ़ ही इज़ choosing to pick that fight at such a young age, I think एक तो चीज़ इस बात पे हमें it is commendable. Secondly मैं बस यही कहूँगा कि it should not affect his performances. In saying that I know कि मेरे लिए कहना बहुत ईजी है कि नहीं करनी चाहिए, जो बंदा यहाँ पे फेस कर रहा है उसके लिए डिफिकल्ट होगा. मतलब आई होप ये चीज़ ना करे, क्योंकि दिस इज समथिंग जिसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ही नहीं. और मतलब मुझे लगता है इसी मामले में एंसेलोटी और जो टीममेट्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है to put an arm around his shoulder and tell him कि भाई कोई बात नहीं, हम सब तेरे साथ हैं. Speaking of that, Bellingham literally just तुरंत आता है, उससे फाइट से लेके आता है और तुरंत उसका क्या कहता है कि भाई जाने दो इस चीज़ को. भाई आई थिंक जो बेलिंगम ने करा है ना, वो सेकंड पर्सपेक्टिव जो मैं दे रहा हूँ एग्जैक्टली वही है. बस कई लोग बहुत रिएक्शन होकर बोलेंगे अच्छा इसको क्या ये मतलब है कि तुम कह रहे हो कि जो कर रहे हो सही है. ऑफ कोर्स सही नहीं है, बट द पॉइंट इज कि at what point do you realize like practically if you see that situation you can't really do much about it. Exactly. The best you could do is कि maybe take them to court. जो लगे उनको point out करो, make sure कि लोग कोर्ट में जाएं. On field उस टाइम पे तुम शायद बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाओ. एंड यहाँ पे मुझे एक बात और ये भी लगती है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग अकेले उस बंदे को जगह पॉइंट आउट करके कि भाई ये क्या कर रहा है, इसको देखो ये क्या कर रहा है, या तो पूरी रियल मैड्रिड की टीम वॉक ऑफ कर जाओ सीधा. दैट वुड बी अ मच बेटर मैसेज ऑफ सॉलिडारिटी कि हम नहीं खेल रहे भाई तुम्हारे ग्राउंड में, अगर तुम्हें ये सब हरकतें करनी है तो. पर अगर वो अकेला जाके ऐसा कर रहा होता ना, इट डज नॉट लुक वेल. इट लुक्स वेरी अनफेयर ऑन विनीशियस आल्सो कि वो बेचारा अकेला लड़ रहा है, देखो यार क्या कर सकता है. तो बेटर वही है कि भाई चुपचाप पूरी टीम वॉक ऑफ कर जाए तो. राइट. बट हाँ भाई वो तो चलो सैड सिचुएशन है, बट द गुड पार्ट इज कि रियल मैड्रिड ड्रॉ कर दी. एंड आई थिंक वो फाइट के तुरंत जो है उसे येलो कार्ड मिलता है एंड उसके बाद तुरंत एंसेलोटी उसे ले जाता है, लाइक ही सब्स हिम ऑफ, क्योंकि ही नोज कि अगर बाई चांस एक और येलो मिल गया
नेक्स्ट मैच क्लासिको है तो वो मिस नहीं करना आपको, तो वो सब्स्टिट्यूट करता है। आई थिंक दैट वाज अ स्मार्ट चॉइस। ओवरऑल गेम की बात करूँ तो मैन ऑफ द मैच मिलता है रूडिगर को। आई डोंट नो व्हाई मिला, क्योंकि लाइक क्लियरली रामोस वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच, लाइक बाय फार, इट इज नॉट इवन क्लोज। लाइक नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कमेंटेटर्स एट वन पॉइंट वाज सेइंग कि आई डोंट नो हाउ मेनी सर्जियो रामोस आर प्लेइंग। अच्छा, वो बंदा एकदम लास्ट मिनट पे उसका एक हेडर भी होता है जो जस्ट ऊपर से जाता है, 2-3 बार उसने हेडर मारे गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी के लिए। एंड जेन्युइनली जितनी बार भी लोग शूट ले रहे थे मडड के, समहाउ रामोस वाज देयर टू ब्लॉक दैट शॉट। आई डोंट नो हाउ हर बार रामोस पे ही आ रही थी बॉल, या तो एक कोइंसिडेंस है कि बार बार रामोस पे ही मार रहे थे लोग, या फिर दैट ही वाज जस्ट दैट गुड ऑन दिस मैच। एंड हो सकता है कुछ ना कुछ वो मोटिव हो भाई कि आई हैव टू शो देम कि क्या सोच के नहीं लिया तुमने मेरे को इस टाइम पे। हो सकता है। बट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम वेरी क्विकली, जहाँ पे हम लोग बार्सिलोना की बातें करेंगे, बिकॉज यहाँ पे भी एक अनएक्सपेक्टेड विन आती है। वेरी टफ गेम फॉर अस। एथलेटिक बिलबाओ थी, और ऑल्दो घर पे हम होस्ट कर रहे थे उनको, बट दे हैव ऑलवेज बीन दैट ट्रिकी टीम जिनका पता नहीं रहता। दे आर वेरी गुड ऑन द काउंटर्स, क्योंकि वो दोनों विलियम ब्रदर्स होते हैं वहाँ पे। तो वो बहुत बार हमने देखा है वो चीज़ होते हैं। एंड गोइंग इनटू दिस गेम काफ़ी इंजरी कंसर्न्स भी थे हमारे पास, तो एज सच हमारी ए टीम भी नहीं खेल रही थी। सो मच सो कि हमारे पास इस बार जॉ फिलिक्स नंबर 9 के तरह खेल रहा था, फरान टोरेस राइट विंग पे था, एंड फर्मिन लोपेज लेफ्ट विंगर बना रखा था। इनिगो मार्टिनेज था पीछे अलॉन्ग विद क्रिस्टेंसन, और मिडफील्ड में हमारे पास ओरियल रोमेओ था एंड गावी था एंड गुंडोगान था, बिकॉज पेड्री एंड डोंग आर इंजर्ड। तो काफ़ी डिप्लीटेड टीम थी हमारी, एंड इट वॉज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द शोल्डर ऑफ दीज गाइज टू पुल दिस ऑफ। बट हम लोग जिस तरीके से मैच देखते हैं, आई थिंक इवन इन द फर्स्ट हाफ एंड इन द सेकेंड हाफ ऑल्सो, अंटिल दैट गोल केम इन 80 मिनट के आसपास, बहुत इवन गेम लग रहा था भाई। ऐसा कुछ नहीं था एज सच कि बार्सा डोमिनेट कर रही है। वो पोजेशन वाइज वो दिख रहा है कि 60% पोजेशन है जो भी है। बट अगर मैं आपको कुछ इनिशियली चांसेस के बारे में ही बताऊँ ना, 10th मिनट के आसपास एक बहुत अच्छा पास निकालता है इनिगो मार्टिनेज डीप से, फरान टोरेस को देता है, लॉन्ग बॉल देता है, वो विंग पे जाता है, कटबैक करता है। कटबैक क्या है, तुम लो क्रॉस कह सकते हो, जॉ फिलिक्स को फर्स्ट टच शॉट लेता, बट इट वाज नॉट कंट्रोल्ड, तो उतना अच्छा नहीं होता। काइंड ऑफ व्हाट वी सॉ व्हाट मेसी डिड अगेंस्ट पेरू, जो पहला गोल मारा था, उस टाइप का था थोड़ा बहुत। उसके जस्ट बाद ही फिर बाल्डी भी वहाँ से एक लेफ्ट विंग से एक बनाता है रन, वो भी कटबैक करता है। इस टाइम पे फर्मिन लोपेज होता है इस बार, बट वो भी फिनिश नहीं कर पाता। बट ये वेरी क्विक चांसेस बन रहे थे बार्सा के, एंड ऑन दी अदर हैंड उनके भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे थे। अराउंड द 24th मिनट मार्क एक उसने इनाकी विलियम्स ने अपना एक शॉट लिया था दूर से, आई थिंक वॉली पे कुछ शॉट बना के लिया था आउट ऑफ द बॉक्स। इट वॉज अ ग्रेट सेव बाय टर स्टेगन। इनफैक्ट टर स्टेगन ने शायद मैच के बाद ये कहा भी है, देयर वर सम प्रेटी इंटेंस सिचुएशंस जहाँ पे मुझे सेव करना पड़ा था। तो ही वॉज वेल टेस्टेड, एंड ऐसी बात नहीं कि बार्सिलोना डोमिनेट कर रही थी, आउट एंड आउट से वही चांस क्रिएट कर रही थी। वेन एवर दे हैड द बॉल ऑन द काउंटर, दे न्यू व्हाट दे वर डूइंग, एज ऑलवेज इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ एथलेटिक बिल्बाओ। माइंड यू, वालवर्दे की टीम थी, अर्नेस्टो वालवर्दे की, हमारे एक्स बार्सिलोना कोच, so he knew a thing or two about Barcelona for sure. And we saw how, especially after the first half, genuinely आप कह सकते थे कि दोनों टीम्स के पास अच्छे चांसेस थे स्कोर करने के। You could not differentiate the two teams completely. एक यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ थी, जो कि जॉ फिलिक्स का वो पेनल्टी वाला एक सीन बना था बॉक्स के अंदर। वो रिसीव करते करते पीछे से धक्का मिलता है। Did you get to see that one? Because मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नहीं दी गई पेनल्टी, अंडरस्टैंड क्यों नहीं दी गई। मतलब आई डोंट थिंक वी शुड क्राई अबाउट इट, बिकॉज़ देते तो भी ठीक है, नहीं देते तो भी ठीक है। आई थिंक मैं तो थोड़ा नहीं देने की तरफ ही लीन करूंगा पर्सनली, मे बी 55% टुवर्ड्स दैट। व्हाई आई से दैट, बिकॉज मुझे लगता है इतना तो पुशिंग चलती है भाई, होती ही है। इट इज लाइक आप बच्चे अगर आप एक्सपेक्ट करोगे इतना भी नहीं होगा, तो वी हैव सीन दिस सो मेनी टाइम्स, सो इट वाज नॉट अ बिग सरप्राइज फॉर मी। बट अगर हम लोग ऐसे सेकेंड हाफ की बातें करें, सेकेंड हाफ में भी आई वुड से पर्सनली कि गेम एग्जैक्टली वही था जो कि फर्स्ट हाफ में था, वेयर वी सॉ कि काफ़ी इवन चांसेस हैं। मतलब आई थिंक थोड़ा सा बेटर हो गई थी बार्सा, बेटर हुई थी बिकॉज वो ऑफकोर्स चावी पेप टॉक देगा जो भी करेगा, पर इट्स नॉट लाइक कि ये लोग अपना टॉकिंग अबाउट एथलेटिक बिलबाओ, दे कुड नॉट हैव कन्वर्टेड देयर चांसेस एज वेल। इट्स नॉट लाइक दे कुड नॉट हैव हैड वन अप ऑन द स्कोर शीट। तो बात मेरे लिए वही थी, the clinical Barcelona that you have seen in some games जहाँ पे 4-0 5-0 जीत रहे हैं, that was clearly not there. नहीं, क्लिनिकलनेस में तो बार्सा नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली लाइक दे टुक सम 9 शॉट्स इन द सेकंड हाफ, इसमें से 5 ऑन टारगेट भी थे, और उसके बाद भी आपका सिर्फ एक ही गोल आ रहा है। वेयरएज बिलबाओ का मैं यही कहूँगा कि ये फाइनल थर्ड में तो आ रहे थे बार बार, इज जस्ट दैट कि वो जो चांस है उसको लाइक वो फाइनल पास आके जिससे वो एक शॉट प्रॉपर आ पाए, वो नहीं हो पा रहा था।
क्योंकि लाइक दे टुक सम 2 शॉट्स एंड एक भी टारगेट पे नहीं था. तो आई वुड से कि एथलेटिक बिलबाओ इट्स नॉट लाइक दे वर नॉट लुकिंग थ्रेटनिंग. एंड हमने देखा है बारसा ऐसी टीम से अगेंस्ट स्ट्रगल करती है जो लग रहा है कि थ्रेटनिंग नहीं लग रहा है, पर वो एकदम आके एकदम सी गोल मार देंगे. बिलबाओ थ्रेटनिंग लग रही थी थ्रू आउट द मैच. आई थिंक सेकेंड हाफ में दे काइंड ऑफ मिस द ट्रिक कि वो फाइनल पास नहीं दे पा रहे थे जहाँ पे वो बंदे शूट मार सके. एंड आई थिंक बारसा वर जस्ट क्लिनिकलनेस की प्रॉब्लम थी यहाँ पे. एंड वो काइंड ऑफ दिख गया कि एक प्रॉपर स्ट्राइकर खेल नहीं रहा था यहाँ पे. वो चीज़ दिख गई बारसा के टीम पे, क्योंकि अगर आप 5 शॉट ऑन टारगेट ले रहे हो, 9 शॉट टोटल में ले रहे हो, उसके बाद भी आपका एक ही गोल आ रहा है सिर्फ में, तो देयर इज ऑब्वियसली समथिंग रॉन्ग. एंड इन जनरल मैं ये कहूँगा बारसा को जस्ट इतना गुस्सा आता है बारसा को देख के भाई साहब कि जब भी बारसा के पास कोई प्रॉब्लम होती है मैच में, जब उनके प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, जब कुछ काम नहीं कर रहा होता, व्हाट डज द मैनेजर टर्न टू? मतलब मैनेजर जो होता है वो टर्न करता है अपना लामासिया की तरफ. एंड कोई रैंडम बंदा 16, 15, 14, मार्क हुई पता नहीं क्या नाम, मार्क 17 साल का है वो. कोई भी आके बस अल्टीमेटली गोल मार देता है. 30 सेकंड कुछ लगे उसको. हाँ 2 टच थे उसके, पहले में उसे रिसीव करी, फिर सेकंड में गोल मार दिया. और क्या गोल मारा भाई. आई थिंक कोई भी बंदा जो कि पहला मैच खेल रहा है उस नर्वी सिचुएशन में, द लॉजिकल थिंग वुड बी टू स्क्वायर द बॉल टू समबडी एल्स इन द बॉक्स. उसने खुद शॉट मारा वो. एंड वो वही था कि आउट ऑफ नोवेयर यू डोंट एक्सपेक्ट दैट गाय. जितना उसके मैंने बाद में गोल मारने के बाद थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करी, मैंने वीडियोस देखी, तो ही इज एन आउट एंड आउट नंबर 9. मे बी कुड बी अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर अपना लेवेंडोस्की इन केस ऑफ अ कॉन्टिजेंसी. वैसे तो अल्वारेज आएगा होपफुली, बट यू नेवर नो. तो हाँ भाई तो मतलब हाँ यार, वो लिटरली दिस गेम वॉज सेट टू बी अ ड्रॉ. एंड ऑनेस्टली आई वुड से कि अगर ड्रॉ होता भी तो इट वॉज अ डिजर्व्ड ड्रॉ. वुड नॉट से कि एथलेटिक बिलबाओ ड्रॉ डिजर्व नहीं करती थी. बिकॉज उनका गेम है ही वही कि विल सिट बैक, वेट ऑन द काउंटर, शॉट्स मार रहे हैं, मारने तो कोई सीन नहीं है. तो ऐसा नहीं कि 9 शॉट्स ले लिए बारसा ने तो मतलब कि वो डिजर्व करते हैं. बट लिटरली ड्रॉ के वो होता है ना, जॉज ऑफ डिफीट मैं नहीं कहूँगा, जॉज ऑफ गेटिंग अ ड्रॉ से हमने छीन के निकाल लिया एक विन, 3 points. इट वॉज अ बिग डील भाई फॉर श्योर, बिकॉज अगला मैच सीधा मैड्रिड से है. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक वी आर जस्ट 1 point behind them. लाइक जिरोना और मैड्रिड सेम पॉइंट्स पर, बारसा 1 point. बाय द वे एटलेटिको मैड्रिड ने एक मैच कम खेला, अगर वो जीतेंगे तो वो टॉप पे भी हो सकते हैं, सेम पॉइंट्स एज अपना रियल मैड्रिड. बट अगर बार्सिलोना अब रियल मैड्रिड को हराएगी तो दे वुड बी ऑन द टॉप होपफुली. राइट. Which is why it was so important for Madrid to drop those points and Barcelona to make sure they get a win. Exactly वो दोनों चीज़ें हो गई. तो a great day for Barcelona for sure. Any parting thoughts on this performance या फिर let's move on to. मतलब I think बस यही है कि बारसा का मतलब the ball is in now their court, क्योंकि अगर वो ultimately हरा देते हैं Madrid को तो they will be above them. And Madrid के लिए भी अब थोड़ी चीज़ें ट्रिकी हो गई हैं क्योंकि सिर्फ 1 point आ गया. मतलब बेसिकली अगला मैच डिसाइडर है कौन टेबल टॉप, इस टाइम पे टेबल टॉप कौन करने वाला है. एंड आई डोंट वांट कि भाई साहब इस टाइम पे बारसा टॉप पे आ जाए, क्योंकि हमारी वैसे ही चीथड़े उड़ रखे हैं पूरी स्क्वाड के. इस टाइम पे बारसा ऊपर आ जाएगी तो और मोरल डाउन हो जाएगा. बट हाँ भाई, प्रॉप्स टू बार्सिलोना. लेट्स सी के कितने प्लेयर्स उनकी इंजरी से वापस आ पाते क्लासिको के टाइम पे. एंड नहीं आते तो अब भाई कौन सा 16-17 साल का लड़का मारने वाला गोल, अब देखते कौन नया निकल के आने वाला है. बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रीमियर लीग. भाई वहाँ पे भी थोड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हुए. मैनचेस्टर की दोनों टीमों की जल्दी से बातें कर लेते हैं थोड़ी सी. लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड फर्स्ट. भाई यूनाइटेड के लिए मैं ये कहूंगा कि अब बिग विन. फ्लूकी? तुम हाँ फ्लूकी नहीं, आई वुड नॉट से फ्लूकी एग्जैक्टली, एंड आई विल टेल यू व्हाई. क्योंकि व्हाइल आई वाज वाचिंग द गेम आल्सो आई सॉ सम चेंजेस. आई थिंक टेन हैग लर्नड फ्रॉम हिज मिस्टेक. जो ये ब्रूनो फर्नांडिस को बाबा राइट विंग पे खिला रहा था, एंड जो 4-2-3-1 में बेसिकली जो बीच के जो 3 होते हैं, लेफ्ट मिड, राइट मिड एंड जो अटैकिंग मिडफील्डर था, वो तीनों काइंड ऑफ सेम प्रोफाइल के लोग थे. क्योंकि रैशफोर्ड भी लेफ्ट विंग पे, ही इज बेसिकली सेंटर फॉरवर्ड, तो ही विल ट्राई टू कट इन, ही वोंट स्टिक टू द विंग्स. ब्रूनो फर्नांडिस इज ऑब्वियसली नंबर 10, तो ही वोंट स्टिक टू द राइट विंग, अंदर आएगा. तो बहुत नैरो हो जाती थी फॉर्मेशन. यहाँ पे इसने अच्छा क्या करा, ब्रूनो फर्नांडिस को स्टार्टिंग में ही बीच में ले आया एंड कहा कि एंटनी स्टार्ट करेगा राइट विंग पे. तो एटलीस्ट देयर वाज समबडी हु वाज स्टिकिंग टू द विंग्स. एक नई डायमेंशन ऐड करी गेम के अंदर. रैशफोर्ड ऑफ कोर्स लेफ्ट विंग पे था, हॉयलैंड ऊपर था वहाँ पर. हमने देखा कि अपना लिंडलॉफ जो है वो राइट बैक बना हुआ था, एंड डालो भी था इस बार. एंड अपना एवेंस और मैगवायर स्टार्ट कर रहे थे एज वी न्यू. आमराबाद भी था इस बार, एंड्रू टेट भी था हमारा. अब भाई यहाँ पे होता क्या है कि अनलाइक मोस्ट ऑफ द गेम्स दैट यूनाइटेड हैव प्लेड इन दिस सीजन, जहाँ पे वो देखते हैं कि स्टार्टिंग के 10-15 मिनट दे आर रियली डोमिनेटिंग, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ चांसेस, और फिर एकदम से ही कंधे गिर जाते हैं. थोड़ा ऑपोजिट देखने को मिला मुझे यहाँ पे, वेयर
शेफील्ड यूनाइटेड genuinely could have scored in the first 10 minutes. Genuinely could have scored. बहुत अच्छे chances थे, but the finishing was very poor. When I say poor, क्यों? क्योंकि literally ऐसे situations थी जहाँ पे आप 1-on-1 हो कीपर के साथ बॉक्स के अंदर, बट शॉट में इतना वीक शॉट था बेसिकली कि उसने खड़े खड़े मतलब ऐसे पकड़ लिया आराम से, कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ा डाइव का, शॉट पावर नहीं थी बेसिकली. एंड उसी के चलते हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड काइंड ऑफ सर्वाइव द फर्स्ट 15-20 मिनट्स, बिकॉज माइंड यू आई थिंक इन द फर्स्ट 25 to like first half an hour जो गेम का था, शेफील्ड यूनाइटेड हैड मोर पोजेशन, हैड मोर शॉट्स ऑन टारगेट, हैड मोर शॉट्स टेकन. तो दे वर डोमिनेटिंग लेफ्ट राइट सेंटर, और उनके घर पे मैच था जिनको नहीं पता बाय द वे, सो माहौल भी उनके सपोर्ट में था. बट वॉट वॉज कमेंडेबल फॉर यूनाइटेड वॉज कि दे वर वेरी पेशेंट. आई सॉ देम ट्राइंग टू क्रिएट फ्रॉम द बैक, बिल्डिंग फ्रॉम द बैक ट्राई कर रहे थे, trying to reach the wingers pretty early as soon as possible. एक जो प्रॉब्लम उनके साथ हो रही थी पहले आधे घंटे में वो ये थी, they were losing the ball pretty easily in the midfield, जिसके चलते ही हमने देखा कि क्यों शेफील्ड का स्टैटिस्टिकली पोजेशन ज़्यादा था, बिकॉज दे कुड विन द बॉल बैक वेरी इजीली. बट दैट डिड नॉट, मुझे लगता है ना कि वो हड़बड़ा जाती है टीम, वो हड़बड़ाई नहीं इस बार यूनाइटेड. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम फिर भी पेशेंटली बिल्डअप करेंगे. एंड ऑल्दो आधा घंटा पहले का आई वुड से डोमिनेट करा शेफील्ड ने, पहले के 25 मिनट आधा घंटा, उसके बाद से जो आखिरी के 15-20 मिनट थे इंक्लूडिंग द इंजरी टाइम, जो फर्स्ट हाफ की बात करें, तो यूनाइटेड स्टार्टिंग कमिंग इनटू द गेम. और हम देखते हैं कि अराउंड द 29th मिनट आई थिंक उसको मैकटोमिने का एक गोल आता है, जो कि काइंड ऑफ आई वुड गिव क्रेडिट टू हिम, बिकॉज ब्रूनो ने जिस तरीके की बॉल दी थी उसने अच्छा रोका, कंट्रोल करा बॉल को, फिर वॉली पे शॉट मारा. इट वाज एंड इट केम आउट ऑफ नोवेयर उस टाइम पे. यू आर नॉट रियली एक्सपेक्टिंग देम टू स्कोर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज एज आई सेड पहले आधे घंटे में शेफील्ड वर डोमिनेटिंग. बट यूनाइटेड बीइंग यूनाइटेड, उसके 4 मिनट बाद ही मैकटोमिने ही हैंडबॉल कर देता है अपनी पेनल्टी बॉक्स के अंदर. एंड भाई लोग ऐसे शक्लें ऐसे बना रहे हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स की ये हैंडबॉल थोड़ी है, ये क्या कर रहे हो आप, इतना दूर था हाथ बॉडी से, और कह रहे कि नहीं भाई ऐसे थोड़ी था, हाथ तो यहाँ चिपका हुआ था. वॉज वेरी डम एंड लाइक वो प्रिटेंस तुम कर रहे होते हो कन्विंस करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए रेफरी को. बट VAR होता है भाई, चेक हो जाएगा, सब आजकल टेक्नोलॉजी में दिख जाता है. राइट, पेनल्टी होती है, पेनल्टी स्कोर हो जाती है. शेफील्ड को पहली बार पेनल्टी मिली थी इस सीजन में, एंड जिस बंदे ने पेनल्टी मारी उसने 3 साल बाद प्रीमियर लीग में गोल मारा था. ओ भाई साहब, 3 साल बाद. इट हैड टू बी अगेंस्ट यूनाइटेड. भाई इट कैन ओनली बी अगेंस्ट यूनाइटेड. तो पॉइंट वही था कि यूनाइटेड ऑल्दो उसके बाद भी आई वुड गिव क्रेडिट टू देम कि उनके कंधे इस बार गिरे नहीं, दे वर स्टिल ट्राइंग टू डोमिनेट द फर्स्ट हाफ. बट वही था ना कि अगर 1-0 स्कोर लाइन है, यू नेवर नो कि यूनाइटेड के साथ कुछ भी हो सकता है. तो वो लग रहा था फर्स्ट हाफ के एंड आते आते कि हाँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ उनका पोजीशन भी अल्टीमेटली ज़्यादा हो गया था, नंबर ऑफ शॉट्स भी आई थिंक अराउंड अबाउट सेम हो गए थे. बट स्टिल यू काइंड ऑफ हैड दैट फीलिंग डीप विद इन योर हार्ट कि एक और अपसेट क्रिएट हो सकता है यहाँ पे. बट इसके बाद हम लोग सेकेंड हाफ में आए, वी अगेन सी some chances being created very quickly. हॉयलैंड के पास एक दो they were good chances I would say. Okay. एक तो मुझे याद है रैशफोर्ड ने क्रॉस करके दिया था, लो क्रॉस एकदम, वो होता है ना कि स्ट्राइकर भागता आ रहा है और फिर डाइव मार के से पैर लगाने वाली बात हो जाती है, तो वो पहुंच नहीं पाया वहां तक. अच्छा, ओके. बट आई वुड से कि इट कुड हैव बीन डन. एंड जब उसको सब ऑफ करा गया 60th मिनट पे, तो कमेंटेटर्स भी कहे थे कि आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं हॉयलैंड से, बट ही हैड अ गुड गेम, ही वाज लुकिंग गुड. आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे कमिंग फ्रॉम, बट बात वही है कि हिज जॉब इज टू स्कोर दैट गोल्स. भैया एक दो चांसेस और भी थे जहाँ पे उसकी फिनिशिंग थोड़ी वीक थी. एक तो एकदम पॉइंट ब्लैंक से उसने शॉट लिया था जो कि कीपर ने बहुत अच्छा रोक दिया. अच्छा, okay. तो क्रेडिट टू द कीपर एज वेल कि वो पॉइंट ब्लैंक पे अपनी बॉडी को बड़ा करके उसने रोक दिया. बट यू शुड बी स्कोरिंग, दैट्स नॉट रियली एन एक्सक्यूज. एंड कुछ ऐसा स्टार्ट उसने प्रीमियर लीग में भी तो एक भी गोल नहीं मारा शायद, हॉलैंड ने ना. हाँ, आई थिंक सो. तो मतलब वो डुअलिटी वाली बात हो गई. यूसीएल में बहुत अच्छा चल रहा है बट प्रीमियर लीग में ही इज स्ट्रगलिंग अ बिट. बट हम लोग 60th मिनट में देखते हैं कि इस बार इंस्टेड ऑफ रैशफोर्ड इस बार जो है गर्नाचो आता है इन प्लेस ऑफ एंटनी, तो रैशफोर्ड को राइट विंग पे शिफ्ट कर देते हैं. ये क्यों करते हैं भाई साहब, मेरे को समझ में नहीं आता. आई डोंट नो भाई, बिकॉज यू वॉच यूनाइटेड एज वेल. डू यू थिंक इसमें कोई सेंस है कि कभी रैशफोर्ड को ले आए, कभी ब्रूनो को ले आए? व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड इट? भाई मुझे तो ये ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट बिकॉज हिज ऑप्शंस थोड़े कम है इस टाइम पे, क्योंकि रैशफोर्ड लेफ्ट में अच्छा नहीं कर रहा. आप राइट में डाल लो, राइट में तो और गंदा है, वो एकदम ही नॉन एग्जिस्टेंट हो जाता है बंदा, तो आप राइट में डालने का क्या सेंस है उसको. इवन एंटनी तो चलो ठीक है, वो बंदा बहुत टाइम बाद आया वापस इस टाइम पे, जो भी उसका केस चल रहा था. बट हम लोग कब तक उसको उसी चक्कर में उसी तरीके से नापते रहेंगे कि भाई ही इज़ अ यंगस्टर, ग्रो करेगा, धीरे धीरे करेगा. अबे 100 मिलियन में आए हो तुम कब तक हम यही करते रहें कि तुम लोग
नहीं टाइम दो, उसे टाइम दो। गर्नाचो वहाँ पे बच्चा है, वो परफॉर्म करके दे रहा तुम लोग। हाउ वाज गर्नाचो इन दिस गेम? आई थिंक गर्नाचो वाज गुड। मतलब वो बात वही ना कि जब सुपर सब की तरह आते हो तो आपके पास वैसे भी थोड़े चांस होती हैं, दूसरी टीम एग्जॉस्टेड होती है। एंड आई टेल यू व्हाई ही वाज गुड एज वेल, बिकॉज बाय द 60th मिनट एक आम्रबाद ने भी एक शॉट लिया था आउटसाइड द बॉक्स, बैंगर था वो, पर वो पोल पे लग गया था। ओके। और ब्रूनो फर्नांडिस ने भी आई थिंक एक फ्री किक ली थी, हाँ, जो पोल पे लगी थी फर्स्ट हाफ में था वो। तो पॉइंट ये था कि क्रेडिट टू यूनाइटेड हियर बिकॉज दे शोड अ सेंस ऑफ अर्जेंसी which was very clearly visible in the way they were pressing, जो वर्टिकल पासिंग थी वो बहुत ज़्यादा दिख रही थी सेकंड हाफ में, which meant कि शेफील्ड यूनाइटेड वर फोर्स्ड टू सिट बैक। ओके। एक स्टैट था कि शेफील्ड यूनाइटेड पूरे प्रीमियर लीग में इस साल सबसे ज़्यादा सिट बैक करने वाली टीम है, सबसे लो डीप खेलने वाली टीम है, लो ब्लॉक खिलाने वाली। तो दे केम इन टू देयर नेचुरल सेल्फ कि अब हमें खेलना पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में इट वॉज टोटली ऑपोजिट, राइट। बट बाय द 60th मिनट दे रियलाइज कि अब हमें ड्रॉ ही निकालना पड़ेगा यहाँ से, बिकॉज यूनाइटेड इज टू डोमिनेंट राइट नाउ एंड सो वील हैव टू डिफेंड आवरसेल्व्स। एंड फिर हम लोग देखते हैं यार कि वहाँ पे 77th मिनट के आसपास डालो का एक बैंगर आता है एंड वो आउट ऑफ नोवेयर पिच के सेंटर पे खड़ा हुआ है, एज ऑफ द बॉक्स लेता है और कर्लर मार दिया भाई। ये भी नहीं कि तुक्का सा मार दिया पावर शॉट, कर्लर मार दिया। तो इट हैड टू बी देयर डे भाई। एंड like even towards the end of it, United was still dominating, and Sheffield United could have had a result in this game. By that I mean maybe even a draw. But वही बात है ना, you can argue कि United were saved by individual brilliances, and that has been the case in several of the games जहाँ पे वो जीते हैं। Would you say कि ये एक worrying thing है, या फिर it is कि basically we need to get 3 points, let's get out of it? मतलब आई थिंक इस पॉइंट पे तो टेन हैग इज थिंकिंग कि कैसे भी करके 3 पॉइंट्स निकालो, क्योंकि उसकी खुद की जॉब इस टाइम पे लाइन पे लगी हुई है। मतलब नॉट एक्जैक्टली लाइन, क्योंकि फर्बीजो ने तो कहा नहीं है, बट समवॉट वो प्रेशर डेवलप होता ही है माइंड में। पब्लिक प्रेशर तो है ही, पब्लिक प्रेशर है ही। तो इस टाइम पे तो आई थिंक यूनाइटेड का अप्रोच यही होना चाहिए कि कैसे भी करके 3 पॉइंट्स निकालो। बट ऑब्वियसली इफ़ यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये हम लोग बहुत सालों से कहते आ रहे हैं, एंड इस चीज़ पे बिल्डअप हो नहीं पाया कुछ। इफ़ यू आर दैट टीम जिसने प्रीमियर लीग को डोमिनेट करा इतना टाइम तक, then you can't be dominated by Sheffield United even in the 30 minutes, 45 minutes, कुछ भी करके। You should be good enough। हाँ, आइडियली नहीं होना चाहिए। तो अब इस पॉइंट पे डिलेमा यूनाइटेड फैंस के लिए ये है कि हम लोग क्या उसको उसी मेजर से हम लोग नापे, क्या हमें उसी लेवल पे पहुंचना है, जो कि मुझे लगता है करना चाहिए, क्योंकि आपको उस लेवल पे पहुंचना है भाई। यू आर दैट टीम, आपको थोड़े स्टैंडर्ड्स हाई रखने हैं। बट वही बात है कि टेन हैग इज नॉट इन दैट पोजिशन राइट नाउ कि उसको उस मेजर से जज करा जाए। बट ठीक है, इस टाइम पे जैसे भी निकाल रहे 3 पॉइंट्स, आई थिंक इट्स अ विन फॉर यूनाइटेड, कैसे भी करके निकाल। एंड वही ऑल इन ऑल अभी जीतना सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, वो होता है, तो यू कांट रियली कंप्लेन। बट लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट गेम दैट यू हैव टू कवर। इट इज मैनचेस्टर सिटी। दे आर आल्सो बैक इन फैशन। 2-1 भाई 2-1 जीतते। क्या, हाउ डू रेट द परफॉर्मेंस, क्या हुआ एग्जैक्टली? एक तो ब्राइटन के अगेंस्ट था, तो आई वाज होपिंग कि सिटी एकदम प्रॉपर लाइनअप निकालेगी, क्योंकि ब्राइटन इज नॉट एन ईजी टीम राइट। यूनाइटेड को हरा देती है। बट समहाउ आई डोंट नो व्हाई पेप गार्डियोला ने एकदम प्रॉपर मेन प्लेयर्स नहीं खिलाए। लाइक उसने एडरसन नहीं खिलाया, उसकी जगह ओर्टेगो खिला दिया। स्टोन्स वापस सेंटर बैक पोजीशन में आ गया था, तो वो खेलना स्टार्ट करा वहाँ पे। अकांजी था, गॉर्डियोल था, वॉकर था, बेसिकली डियाज नहीं खेला। स्टोन्स अपना डबल पिवट में नहीं खेल रहा था। नहीं। ओके। एंड बर्नार्डो सिल्वा वाज इन द डबल पिवट अलोंग विद रोड्री ऑब्वियसली। ये भाई अलग ही है। ये मेरे को समझ में नहीं आता भाई, तुम हर किसी को हर जगह खिलाते रहते हो। बट वो खेल भी लेते हैं। फोर्डन, अल्वारेज और डोको हमारे 3 में आते हैं। डोको को स्टार्ट मिल रहा था इस बार, एंड आगे ऑब्वियसली हालैंड। इस टाइम पे किसी को भी लग रहा है अगर कि इनने क्यों ये लाइनअप खिलाई, ग्रिलिश क्यों नहीं खेल रहा था। देयर वर नो इंजरीज एक्सेप्ट डे ब्रुयना, बट स्टिल उन्होंने ये लाइनअप खिलाई है। तो कुछ ना कुछ थिंकिंग थी पेप गार्डियोला की। ना हम बात करते हैं गेम की। एज यूजुअल सिटी स्टार्ट बहुत अच्छा करती है, एंड इन द होल फर्स्ट हाफ सिटी वाज अ वेरी बेटर टीम। बहुत मच बेटर टीम। तो काफ़ी सिटी बेटर लग रही थी। एंड 6 मिनट पे ही गोल आता है। किसका गोल आता है भाई? अल्वारेस का गोल आता है, क्योंकि उसका ही गोल आना था। एग्जैक्टली, इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है। डोगू का असिस्ट होता है, काफ़ी इजी गोल था, सेंटर ऑफ द बॉक्स में बहुत इजीली मिल गया, बट थोड़ी सॉर्ट ऑफ मिस टाइम शॉट था, बट वो देखने में लगा कि भाई बहुत अच्छी फिनिश कर दी है इसने। एंड डोगू का असिस्ट काफ़ी अच्छा था, उसने 1-2 प्लेयर्स को बीट करके कट बैक करा, तो वो देखने को अच्छा था। एंड डोगू कंटिन्यूज टू मेक द डिफरेंस। तो ग्रिलिश पे भी एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर है इस टाइम पे टू परफॉर्म, क्योंकि बार बार इससे चांसेस नहीं देगा गार्डियोला, स्पेशली पेप गार्डियोला, क्योंकि वो तो चांस देता भी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ सिटी जो है डोमिनेट करती रहती है। एंड 19th मिनट पे आई रिमेंबर कि अल्वारेस ने गोल मारा था,
तो तुमने मुझसे आगे कहा था कि हाँ भाई हालैंड ने तो नहीं मारा। 19 मिनट पे हालैंड गोल मारता है। क्या गोल मार दिया भाई, गोल भी क्रेजी मारा भाई, उसने आउटसाइड द बॉक्स मारा एंड एकदम बॉटम, हाँ बॉटम राइट कॉर्नर फिनिश थी। तो हालैंड इज फाइनली बैक, फाइनली गोल आता है उसको, एंड होपफुली अब उसका जो गोल ड्रॉट चल रहा था वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लेवल के स्ट्राइकर्स को अगर वो ऐसे ड्रॉट पे जाते दे जस्ट नीड 1 गोल, उसके बाद दे आर कंप्लीटली बैक। तो वी आर होपिंग कि आगे जाके भी हालैंड अब गोल मारना स्टार्ट कर देगा। सिटी अगेन काफ़ी डोमिनेट लग रही थी, इनफैक्ट ब्राइटन का सिर्फ एक शॉट आता है थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ, तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का डोमिनेशन था। सेकेंड हाफ में आई वुड से ब्राइटन ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया उनने, लाइक इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, चांसेस क्रिएटेड काफ़ी बेटर हो गए थे वो लोग, इनफैक्ट पोजेशन उनका ज़्यादा हो गया था एंड थ्रू आउट द सेकेंड हाफ चांसेस भी बहुत बेटर बनाए थे सिटी से। आई थिंक एक गोल तो मार देना चाहिए था उनको पहले ही, बिफोर अल्टीमेटली फार्टी केम ऑन एंड स्कोर्ड। फार्टी ने गोल मारा भाई साहब, 66 मिनट पे फार्टी सब्ड इन होता है एंड 73rd मिनट पे बेसिकली जस्ट 7 मिनट्स आफ्टर ही वो सब्ड इन वो गोल मार देता है। गोल भी आई थिंक थोड़ा लकी था काइंड ऑफ, क्योंकि लाइक बॉल जो है बॉक्स में आती है, आके क्लियर नहीं कर पाता है बॉल को, तो वो बहुत इजीली फार्टी पाती है और वो वन टच शॉट मार देता है। ये आके का क्या सीन है भाई, हमने 2-3 मैचेस में देखा कि वही बेचारा हमेशा हाँ पिटता वही है बेचारा हमेशा, कुछ चल रहा है भाई, राइट। तो अल्टीमेटली फार्टी गोल मार देता है एंड आई थिंक एक और चांस जो बहुत तगड़ा बना था वो एक्स्ट्रा टाइम में बना था, जब फार्टी काउंटर पे जा रहा होता है, अकांजी को फाउल करना पड़ता है ऑब्वियसली उस पर, वो ऑलरेडी एक येलो पे था, उसको एक और येलो मिलता है एंड ही गोज ऑफ क्योंकि उससे रेड मिल जाता है। नाउ एक सेंटर बैक उनके पास कम होगा इन द नेक्स्ट मैच आई थिंक मैनचेस्टर डार्बी है, अकांजी नहीं होगा तो थोड़ा बहुत ब्लो तो है, बट देन अगेन उनके किस लेवल के सेंटर बैक्स हैं। गॉर्डियोल तो अपना लेफ्ट बैक खेल रहा था। अच्छा तो अगेन इनके पास काफ़ी सेंटर बैक ऑप्शंस है, तो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, बट हाँ भाई एक तरीके से अकांजी अब नहीं होगा नेक्स्ट मैच में। आई थिंक स्टोन्स वापस आ गया, वो बहुत बड़ी न्यूज़, बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक जो थ्रो इस गेम से मेरे पास एक जो अपना बेसिकली टेकिंग पॉइंट है वो डिजर्बी के लिए, क्योंकि 2-1 की स्कोर लाइन से जीतती है सिटी। आई वुड से एकदम डोमिनेंट नहीं थी थ्रू आउट द गेम, क्योंकि सेकंड हाफ में ब्राइटन वाज द बेटर टीम। डिजर्बी की बात करें, पेप गार्डियोला ने इसके बारे में कमेंट्स दिए कि ही कैन बी द नेक्स्ट सिटी मैनेजर, एंड डिजर्बी के अराउंड बहुत ज़्यादा हाइप है इस टाइम पे, क्योंकि ही इज़ अ वेरी यंग मैनेजर राइट नाउ, बट जिस तरीके से वो बंदा, उसकी इन गेम मैनेजमेंट स्किल्स स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। लाइक हमने बहुत बार देखा है अगेंस्ट यूनाइटेड ऑल्सो, इफ अ टीम इज डोमिनेटिंग समहाउ वो ऐसे टाइप के सब्स्टिट्यूशंस करेगा या हाफ टाइम के बाद ऐसी अलग ही टीम वापस आती है जो कि एकदम अलग तरीके से खेलना स्टार्ट करती है। एंड इफ यू आर डूइंग दैट अगेंस्ट पेप गार्डियोला हु इज द मास्टर ऑफ इट ऑल, देन दैट जस्ट शोज कि आपकी क्वालिटी काफी अच्छी है। एंड अगर पेप गार्डियोला ने ऐसे कमेंट्स करें तो देन ऑब्वियसली देयर समथिंग अबाउट यू, राइट। तो मेरा जो मेन टेक अवे होगा यही होगा कि ऑब्वियसली सिटी वाज नॉट द बेटर टीम थ्रू आउट द गेम, बट वही 3 पॉइंट्स ले गए वो लोग अल्टीमेटली, बट डिजर्बी के लिए काफी बड़ा बूस्ट है कमिंग फ्रॉम गार्डियोला। व्हाई डू यू थिंक कि सिटी का, लाइक दिस विल बी माय लास्ट क्वेश्चन टू यू, कि जो तुमने कहा कि सेकंड हाफ में दे वर क्लियरली नॉट द बेटर टीम एंड दे शुड हैव कंसीडर्ड मोर गोल्स, एकदम से सिटी क्यों इतनी डिफेंसिव सी हो गई? आई थिंक यहाँ पे थोड़ी ब्रिलियंस डिजर्बी की है, लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिटी। ओके, हम लोग कहते हैं सिटी के बारे में, बट लाइक वी कैन ऑल्सो, अगर हम लोग ये ना कहें कि सिटी की गलती थी, वी शुड से कि ब्राइटन वॉज ब्रिलियंस, हाँ ब्रिलियंस ऑफ ब्राइटन, क्योंकि ब्राइटन इज नॉट एन ऑर्डिनरी टीम नाउ, क्योंकि वो लास्ट सीजन से उन्होंने अपनी वो रेपुटेशन बना रखी है, अंडर ग्रैहम पॉटर भी वो काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, एंड देन जब डिजर्बी आ चुका है तो वो काफ़ी अच्छा खेलने लग गए हैं और ज़्यादा। तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट गार्डियोला, एंड ऐसे मैचेस होते हैं यार सिटी के साथ भी, मतलब अब कब तक ही एकदम ब्यूटीफुल विंस निकालते रहोगे, कभी ना कभी तो वो टाइम आएगा ही आपका, तो इट्स जस्ट द ब्रिलियंस ऑफ डिजर्बी एंड ब्राइटन। मतलब वही यार, टू एंड इट अप आई थिंक ऑल इन ऑल अ वेरी गुड डे फॉर ऑल द स्पोर्ट्स फैंस, स्पेशली दोज हु आर, सबके लिए नहीं पर मतलब नॉट रियल मैड्रिड फैंस बेसिकली, बट इंडियन हो तो भाई हाँ कुछ तो खुश होने के लिए बनता है। बट ठीक है यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट गाइस, होप यू लाइक इट। आई एम श्योर कि लोगों को थोड़े बच्चों और बाइक की आवाजें भी आ रही होंगी थ्रू आउट द पॉडकास्ट, हैप्पी रामनवमी भाई, और हैप्पी दशहरा इन एडवांस आल्सो। सो एंजॉय करो सब लोग, एंड अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। लाइक कर देना इसको, जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अगली वीडियो भाई बहुत बता दो, अगली वीडियो जो आपको देखनी चाहिए आपको यहाँ पर दिख जाएगी, तो मेक श्योर टू चेक दैट आउट ऑल्सो, और कमेंट से बताइएगा आपको कैसी लगी।